बड़े आर्टिस्ट से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ। अल्तमश फरीदी के नाम से जाना जाता है। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, वे कमले मेरे दादा दिल, जिस चाह तूने सच में कितना चाह, कभी अपना भी तूने ले। वाह, रिसर्च टीम ने फोन कॉल्स पर आपके बारे में बड़ी जानकारियां इकट्ठी की। आपकी जिंदगी में आपने एक ऐसी शरारत की थी जो थोड़ी सी सीरियस हो गई थी, और उस शरारत के बाद तो वो मेरा पहला शो था स्कूल में मेरे, और आप बिलीव करोगे उस शो के बाद जो लड़कियों ने मेरा जीना दुश्वार किया था, मैं आपको बता नहीं सकता। इंसान को बड़ा बनना पड़ता है तब जाके दुनिया उसकी दीवानी होती है। डेफिनेटली जाहिर सी बात है, आप जब तक कुछ चमत्कार नहीं करेंगे तो आपको नमस्कार नहीं मिलेगा, राइट। सितारे हिंद पॉडकास्ट विद नदीम फर्रुख। दोस्तों आदाब, नमस्कार। मैं आपका दोस्त नदीम फर्रुख। सुखनदान की खूबसूरत पेशकश और एक बहुत खूबसूरत सीरीज़ जो पिछले दिनों हमने शुरू की थी, और उसमें आप बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज से मुलाकात कर चुके हैं। सितारे हिंद। सितारे हिंद सीरीज़ में हमने हिंदुस्तान के उन मशहूर मारूफ शख्सियात से आपकी मुलाकात का सिलसिला शुरू किया है जिनके बारे में आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन उससे और ज़्यादा आप जानना चाहते हैं। आपने सियासत के मैदान में बहुत बड़े मकाम हासिल करने वाली शख्सियात से मुलाकात की। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि सितारे हिंद सिर्फ सियासत के लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ सियासी लोगों के लिए नहीं है। मुख्तलिफ फील्ड्स में काम करने वाले जो बड़े फनकार और बड़े कलमकार और बड़े लोग जिन्होंने बहुत नुमाया और बहुत बड़े काम किए हैं, हाँ, उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे। आज ऐसे ही एक बड़े आर्टिस्ट से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूँ, और बहुत खुशी हो रही है मुझे आपको ये बताते हुए कि आज जिस आर्टिस्ट से आपको मैं मिलाने जा रहा हूँ, आप बिल्कुल अपनी पेटियां बांध लीजिए और बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि एक ऐसे यूथ सेंसेशन से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ कि जब उनका नाम आप सुनेंगे और जब आप उनकी पहली झलक देखेंगे, सुखनदान के इस चैनल पर आप पहली झलक उनकी देखेंगे, तो यकीन जानिए कि आपका दिल खुश हो जाएगा। मैं आपको आज मिलाने जा रहा हूँ म्यूजिक इंडस्ट्री में एक सेंसेशन के तौर पर बहुत तेजी से उभरा और पूरे संगीत के आसमान पे छा गया एक ऐसा नाम जिसे म्यूजिक इंडस्ट्री में बड़े प्यार, बहुत इज्जत और बड़े सम्मान के साथ अल्तमश फरीदी के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझे, वही अल्तमश फरीदी जिसके नाम के साथ कामयाबी की बहुत सारी दास्तानें जुड़ी हुई हैं। लेकिन अल्तमश फरीदी इस बड़े मकाम तक पहुंचते पहुंचते किन मुश्किलों का सामना करते करते वहां पहुंचे हैं, ये आपको समझना है, और ये समझने के लिए आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा। मैं फिर से वादा आपसे दोहरा रहा हूं, सुखनदान इन दिनों एक काम कर रहा है। अल्तमश फरीदी से मैं आपकी मुलाकात कराऊंगा। अल्तमश फरीदी के इस पॉडकास्ट को गौर से सुनिए, एक एक बात को अच्छे से सुनिए, इस पर अपने प्यारे और बहुत खूबसूरत कमेंट्स कीजिए। जिसके कमेंट्स हमारी टीम पसंद करेगी, उनमें से चंद खुशनसीब लोगों को बहुत जल्द लखनऊ में हम अल्तमश फरीदी साहब के साथ एक खूबसूरत से डिनर में इनवाइट करेंगे, और आप अपने प्यारे स्टार अल्तमश फरीदी के साथ डिनर करेंगे। डील पक्की। बात शुरू करता हूं, और अब आपकी मैं मुलाकात कराने जा रहा हूं म्यूजिक में, क्लासिकल म्यूजिक में सहारनपुर घराने की आज की उभरती हुई पीढ़ी, जिसने पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री में इन दिनों एक हंगामा सा बर्पा किया हुआ है, और वो नाम है आपके प्यारे स्टार जिनके बहुत सारे गाने आप अक्सर गुनगुनाते रहते हैं। जी हाँ, अल्तमश फरीदी। अल्तमश साहब इस वक्त मेरे साथ हैं, और ये सितारे हिंद का पॉडकास्ट अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ। अल्तमश साहब आदाब। सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। अक्सर देखता हूँ आपको नदीम भाई, बहुत अच्छा लगता है, और आज आपके रूबरू हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी वाइब आ रही है, और इतना खूबसूरत बोलते हैं आप, वाह क्या बात है। बहुत शुक्रिया। अल्तमश भाई, आपको मैं बताऊं कि ये जो हमारी सीरीज है सितारे हिंद, जी, तो ये हिंदुस्तान के आप जैसे उन्हीं सितारों के लिए है, क्या बात, कि जिन्होंने एक बिल्कुल सादा सी बैकग्राउंड से निकलकर बहुत तेजी के साथ अपनी जगह बनाई, परफेक्ट, और अपने हुनर से, अपने फन से लोगों को मुतासिर किया। क्या बात है। तो मैं
आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस खूबसूरत सी बातचीत के लिए हमें वक्त दिया। मैं जानता हूँ आप बहुत मसरूफ रहता है, लेकिन आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए मैं अपनी तरफ से नहीं। और अपनी पूरी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा थैंक यू सो मच सर। शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए कि आपने भी अपना वक्त निकाला मेरे लिए और आपने इतना अच्छा बोला है मेरे लिए, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। मैंने आप डिजर्व करते हैं। थैंक यू सो मच। और आपका जो ये शो है सितारा हिंद जी, ये तो अभी बहुत ही मतलब माशाल्लाह बहुत पॉपुलर हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इससे पहले कि मैं बातचीत शुरू जी डेफिनेटली। मैं गेस्ट से पूछता नहीं हूँ और बगैर पूछे ये ऐलान कर देता हूँ कि हम अपने गेस्ट के साथ आपका डिनर कराएंगे। क्या तो जो हमारे व्यूअर्स आपके लिए और आपके इस पॉडकास्ट पर अच्छे कमेंट करेंगे, उनमें से जिन लोगों को हम सिलेक्ट करेंगे, हमारी टीम सिलेक्ट करेगी, उनमें से कुछ लोगों के साथ जब आपका डिनर कराने का प्रोग्राम होगा जी तो आपको लखनऊ का जब भी आपका कोई विजिट होगा ऐसे पर हम उसे प्लान करेंगे 100% सर। तो आपको अपने उन चाहने वालों के साथ डिनर। जरूर सर जरूर। आप ये वादा करते हैं? 100% सर। चलिए आपके इस वादे के साथ मैं बातचीत का सिलसिला शुरू। जरूर सर जरूर। 1992 में 17 अगस्त को जी सहारनपुर के एक मिडिल क्लास फैमिली में जिसका ताल्लुक क्लासिकल म्यूजिक के बड़ी लीगेसी से, जिसे सहारनपुर घराने के नाम से जाना जाता है, जी जी उससे उसका ताल्लुक था। जी उस घराने में आपकी पैदाइश हुई। जी बेशक। आपके बारे में मैंने बड़ी रिसर्च की है, मेरी टीम ने आपके बारे में बड़ी दिलचस्प सी बातें निकाल के मुझे दी हैं। मुझे पता लगा कि बचपन से ही पढ़ाई में आपकी कोई बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। जी जी माँ बाप तो चाहते थे कि आप पढ़ लिख जाए, लेकिन आपकी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी पढ़ाई में नहीं थी। जी फिर भी मेरे ख्याल से खालसा कॉलेज का जिक्र आता है आपके हवाले में कि खालसा कॉलेज से आपने इंटरमीडिएट तक की तालीम हासिल की। सहारनपुर में एक और हवाला मुझे आपका मिला कि आप बचपन से ही बड़े शरारती थे। जी आपकी शरारतों के बड़े किस्से मिले और ये सब रहा कि आपकी इन शरारतों में कई बार कुछ मज़ेदार बातें भी हुई होंगी, जी कई बार ऐसी भी हुई होंगी कि कोई शरारत आपको जो है थोड़ी सी उदास कर गई होगी, कुछ ऐसा हुआ होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपके बचपन से ही इस सिलसिले को शुरू करते हैं। जी डेफिनेट। तो आप शरारती थे? सर मैं बहुत शरारती था बचपन से ही, और अक्सर ऐसा होता था कि मतलब सबसे ज़्यादा मार मुझे ही पड़ती थी। अच्छा जी मतलब घर में या बाहर? नहीं घर में। अच्छी घर में। क्योंकि अक्सर मैं मतलब कॉलेज बंक कर देना, दोस्तों के साथ घूमने चले जाना और क्रिकेट खेलना, उधर मैच हो रहा है उधर चले जाना, मतलब एक अलग ज़िंदगी थी मेरी। और ये तो हर कामयाब स्टार की जब मैं हिस्ट्री देखता हूँ जी तो उसमें यही सब मिलता है। कॉलेज बंक कर जाना, मैच खेलने चले जाना, पढ़ाई में दिल न लगना। जी मैं सचिन तेंदुलकर को देखता हूँ और भी बड़े जो स्टार्स हैं अलग अलग फील्ड्स में, उनको देखता हूँ तो यही मिलता है। तो इसका अलग वो स्टार पलना शुरू हो गया था मतलब। जी जी हाँ। बट हालांकि पापा ने बहुत कोशिश करी है, मम्मी ने बहुत कोशिश करी है कि मैं मुझे इंजीनियर बनाएं, मुझे डॉक्टर बनाएं। हाँ क्योंकि पापा का ये था, पापा हमेशा एक चीज़ बोलते थे कि यार, क्योंकि मेरे पापा कव्वाली करते थे जी, मेहता फरीदी, उस्ताद मेहता फरीदी, पापा से ही मैंने तालीम हासिल करी है। तो पापा हमेशा बोलते थे कि यार ये लाइन ना, ये हमारी लाइन ऐसी होती है, आर्टिस्ट की जो लाइन होती है इसमें स्कोप बहुत कम होता है, और जो छोटे शहर होते हैं ना वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है, और जो पापा बोलते थे कि मतलब वहाँ पे इतना स्कोप नहीं होता है, इतना आर्टिस्ट आगे तक नहीं जा पाता ताकि वो सरवाइव कर सके जी। तो इस चीज़ को देखते हुए फिर छोटा शहर हमारा जो सहारनपुर था, वहाँ पे शुरू से मतलब एक आर्टिस्ट, आज भी मैं देखता हूँ बहुत लोग ऐसे हैं जो वहाँ पे आज भी वो लोग भजन करते हैं, आज भी गज़लें गा रहे हैं, कुछ होता ही नहीं है लाइफ में। तो पापा का ये था कि यार तू इस लाइन में बहुत तरक्की के रास्ते नहीं मिले, कुछ रास्ता नहीं है तरक्की का। तो हमें भी ऐसा लगता था कि हाँ यार, पापा के साथ मतलब ऐसा होता था कि पापा का कोई प्रोग्राम आया, 2-3 महीने में कोई प्रोग्राम हुआ कव्वाली का तो ठीक, अदरवाइज मतलब कुछ ऐसा स्कोप नहीं है। तो पापा का ये था कि बेटा तुम पढ़ाई करो, अच्छे से स्टडी करो और आगे बढ़ो।
अच्छा, ये जब आपकी तालीम चल रही थी जी तो आपके दादा उस्ताद गुलाम अली साहब जी जी सहारनपुर घराने के जाहिर है कि सहारनपुर घराना जिनके नाम से पहचाना जाता है, फिर उसके बाद आपके वालिद उस्ताद मेहताब फरीदी साहब, जी आप खुद, जी आपके भाई, जी ये सहारनपुर घराने का ये जो मैं 2-3 पीढ़ियों की लीगेसी देख रहा हूँ, और इसमें आपके घर में बड़ा म्यूजिकल माहौल रहता होगा। हाँ, शुरू से म्यूजिकल माहौल था। आपके वालिद रियाज करते होंगे। जी, पापा रियाज करते थे और जाहिर सी बात है मतलब बड़ों से बुजुर्गों से था। अच्छा, जब वो रियाज करते थे तो आप उनके पास बैठते थे? जी, मैं बैठता था पापा के पास। अच्छा, जब वो रियाज करते थे तो कभी आप और इसका बैठता था, कभी आप उनके साथ गुनगुनाने लगते थे, ऐसा कभी होता था? कभी कभी ऐसा होता था। पापा मतलब गाते रहते थे और मैं ऐसे इधर जा रहा हूँ उधर घूम रहा हूँ, तो पापा मम्मी को बोलते थे अक्सर, बोले देख घूम रहा है, इसको शौक नहीं है, बोले म्यूजिक का शौक। बोले मैं इसको सिखाऊंगा नहीं अब। अच्छा, हाँ, अब बोले मैं उन उस्तादों में से नहीं हूँ कि अगर ये मेरा बच्चा है इसको पकड़ के लाऊंगा मैं ज़बरदस्ती सिखाऊंगा। बोले अगर इसको शौक है तो ये खुद बैठेगा, रियाज करेगा मेरे साथ बैठ के, तो मैं इसको सिखाऊंगा, वरना इसे नहीं सिखा। हाँ। तो मम्मी ऐसा बोलती थी, अच्छा मतलब जो बाहर के लोग हैं उनको आप सिखाने के लिए आप उन्हें ज़बरदस्ती लाओगे, बिठाओगे, सिखाओगे, हाँ, और बोले जो आपका खुद का बच्चा है इसको नहीं सिखा। इसको नहीं सिखाओगे। तो बोले नहीं ऐसा नहीं है, तो थोड़ा अच्छा, मम्मी आपका फेवर लेती? मम्मी फेवर करती थी हमेशा, और माँ तो फेवर लेती। जाहिर सी बात है पापा भी यही चाहते थे कि मतलब ये अच्छा करे, अच्छा मेहनत करे। ओके। तो मैं इतना शरारती था कि मतलब पापा को मतलब बाहर गया हूँ, मतलब खेल रहा हूँ, अच्छा खेल खेल में किसी से हो गया पंगा। अब पापा ने जब ये माहौल देखा कि यार मतलब ये तो ना स्कूल जा रहा है ना कॉलेज जा रहा है, मतलब इसका रुझान ही नहीं है, तो पापा ने फिर मुझे क्या किया, पापा ने कहा भाई एक काम कर, अब तो गाना शुरू कर दे। नहीं गाना नहीं, हाँ। बोले एक काम करता है, तुझे क्या क्या बनना है? तो वो टाइम पे एक बाइक होती थी करिश्मा जी। तो मैंने बोला पापा मैं हीरो होंडा। हाँ, मैंने कहा बाबू मुझे गाड़ियाँ बहुत पसंद है। तो बोले गाड़ियाँ बहुत पसंद है, तो लेकिन गाड़ी मतलब मैं तुझे गाड़ी दिला के दूँ? मैंने कहा नहीं आपसे नहीं बोल रहा हूँ मैं। बोले मैं कहाँ से तुझे दिलाऊंगा गाड़ी? मैंने कहा गाड़ी चाहिए नहीं। मैंने कहा एक काम करो, मैंने कहा मेरे को गाड़ियों के काम पे छोड़ दो आप। अच्छा हाँ, मैंने कहा मैं एक काम करता हूँ, मैंने कहा वो मैं काम सीखता हूँ, हाँ, और मैंने कहा फिर मुझे गाड़ी भी चलाने मिलेगी। ओके। तो पापा ने कहा चल ठीक है। तो बोले अगर तेरे को सीखना है तो सीख ले। अब मैं वहाँ पे चला गया काम के लिए, अब आप हीरो होंडा के शोरूम पे चले, शोरूम पे चला गया, क्योंकि करिश्मा आपका पैशन था। हाँ वो उस्ताद होते थे ना वहाँ पे सिखाने वाले काम। हाँ, तो मैं वहाँ पे गया, मैंने कहा भाई, मैंने खुद ही चला गया, मैंने कहा मैंने उस्ताद, मैंने कहा मुझे काम सीखना है। हाँ। तो वो उस्ताद एकदम एटीट्यूड वाला था फुल, उसने मेरे को ऐसा लिखा सीखना है काम, चला जा काम पे। हाँ। अब मैं गया काम पे, अब 3 दिन हो गए, वो मुझे कुछ सिखा ही नहीं रहा है। अच्छा, मैंने यार मैं कहाँ गया तो मैंने जब देखा, मैंने कहा यार ये तो कुछ सिखा ही नहीं रहा है। अच्छा कुछ लड़के ऐसे थे, कुछ होते हैं ना जो बड़े घरों से रहते थे हमेशा, और जिनसे हमारी टसन लगती थी, तो वो गाड़ियाँ लेने के आते थे, अब उनसे मेरी लगती थी, तो वो जान करके वो गाड़ी मेरे सामने रुकता था, और वो ऐसे बोलता था कि आज जरा इसको भेजो, बोले अल्तमश को। तो बोलता अल्तमश को आएंगे भेजो, बोले कपड़ा मारेगा मेरी गाड़ी पे। तो मेरा वहाँ से दिमाग हट, मैंने कहा अच्छा। तो मैंने उसको उस्ताद को बोला, मैंने कहा भाई शायद मुझे काम नहीं सीखता। जब 10-15 दिन हो गए, मैंने 10-15 दिन में डिसीजन ले लिया, मैंने कहा मुझे काम नहीं सीखना है भाई, मैंने कहा मैं ये काम नहीं कर पाऊँ। फिर आप लौट के? फिर मैं लौट के, फिर उस दिन मैं बहुत रोया, थोड़ा मुझे गिल्टी फील हुआ। मैंने कहा यार साला वो लड़का आया, उसने ऐसे करके मुझे बोला कि गाड़ी साफ़ कर मेरी। तो मैंने कहा यार, हालांकि पापा का कुछ ऐसा इंटरेस्ट नहीं था कि वो मेरे से कुछ कमाई के लिए, उन्होंने मुझे इसलिए छोड़ा था कि इसकी शरारत बिजी हो जाएगा, ये बिजी हो जाए, ये फालतूगिरी ना करे, कुछ ऐसा काम ना करे, क्योंकि माहौल इतना ख़राब था ना। आज भी मैं देखता हूँ जो मेरे साथ के लड़के थे, कोई बेचारा ड्राइवर बन गया है, कोई मतलब फेरिया कर रहा है, कोई राशन बेच रहा है। तो मैं आज ये देखता हूँ, तो मतलब वो है ना कि बिगड़ चुके हैं लोग। तो जनरेशन ऐसी थी, तो पापा का ये था कि ये किसी गलत नशे में, आज भी देखता हूँ मैं नशे कर रहे हैं लोग, 4-4 दिन मतलब ड्रिंक कर रहे हैं, शराबें पी रहे हैं। तो पापा का यही था कि मतलब ये हमारा बच्चा बिगड़े ना,
और इसलिए वो उन्होंने आपकी बात। इसलिए तो जब मैं पापा के पास आया और मैं रोया आगे, तो पापा ने मेरे को गले से लगाया। अच्छा। हाँ, पापा ने मुझे बोला कि तू रो मत बेटा, रो क्यों रहा यार, मुझे थोड़ी ना तेरे से कुछ ऐसा था बेटा, मैं हूं ना अभी, और मैं इतने दिन से बोले मैं तुझे पाल रहा हूँ, तो अभी मुझे कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है मेरे बच्चे, तुझे मैंने बोला तू मेहनत कर, तू रियाज कर अपना। तो मैंने पापा आप भी तो बोलते होगे, बोले नहीं अब तू रियाज करेगा और अच्छे से मेहनत करेगा। उस दिन से मैंने फिर पापा के साथ रियाज। मेरी सब मैंने बंद करके पापा के साथ मैंने रियाज। अच्छा अल्तमश, एक बात बताए, आमतौर पे लोग अपनी ज़िंदगी के डार्क पहलू छुपा के रखते हैं, बताते नहीं, और ख़ास तौर से स्टारडम मिलने के बाद तो और भी छुपा लेते हैं। जी मैं सहारनपुर में मैंने बड़ी रिसर्च की आपको लेकर। जी। आपके बहुत सारे दोस्तों से मैं मिला हूँ, बहुत सारे दोस्तों से मैंने आपके बारे में बात की, मेरी रिसर्च टीम ने फ़ोन कॉल्स पर आपके बारे में बड़ी जानकारियाँ इकट्ठी की। आपकी ज़िंदगी में आपने एक ऐसी शरारत की थी जो थोड़ी सी सीरियस हो गई थी, और उस शरारत के बाद जी आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा चेंज आया कि फिर आप शरारत भूल गए। जी जी। क्या बताना चाहेंगे वो बात? हाँ, एक्चुअली वो मेरी लाइफ का एक ऐसा पॉइंट था जहाँ से बदलाव आया है मेरी ज़िंदगी में। ओके। हाँ, नहीं तो मैं मतलब बहुत नीडर था और बहुत मतलब मुझे यही बताया गया कि वो आपकी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था, वो वहाँ से आपकी ज़िंदगी एकदम जी बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत सीरियस हो गया। जी ऑफ कोर्स। एक्चुअली मेरा फ्रेंड था फ़हीम, और मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, और संडे का दिन था। हम लोग एवरी संडे हम लोग क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट मैच। हम लोग सुबह 6 बजे निकल जाते थे घर से। तो संडे का दिन था, उस दिन हम लोग मैच खेल रहे थे, और उस दिन गर्म बहुत था। तो फ़हीम ने बोले यार आज एक काम करते हैं, आज नहाते हैं नहर पे। बड़ी नहर होती थी वहाँ पर सहारनपुर में। तो अच्छा, मेरे जो वालिद साहब थे, मेरे पापा तो खिलाफ ही थे इन सब चीज़ों के कि मैच खेलने जाना, और पापा बहुत मतलब पीछे लग के रहते थे। और मुझे पापा का इतना डर था कि पापा ने इन सब चीज़ों के लिए मेरे को हमेशा मना ही किया ना, तो मैं तो जा ही नहीं रहा था। बट सब फ्रेंड्स लोग जब जा रहे हैं तो मैंने कहा चलो यार फिर ये लोग जा रहे हैं। और उस दिन क्या हुआ था, नहर बंद थी। अच्छा। तो नहर बंद है, कोई टेंशन नहीं है, बट नहर जो पार्ट नहर का बंद था, बाकी आगे फ्लो था पानी का। अच्छा। तो क्या हुआ, हम लोग नहा रहे थे, हम लोग सब मज़े में सब फ्रेंड्स लोग मस्ती कर रहे हैं। अरे मैच भी उस दिन हम लोग जीत गए थे। तो हम लोग नहाने के लिए उतर रहे पानी में। सडनली मेरा और फ़हीम का पैर स्लिप हो गया। अच्छा। हाँ, सडनली हम लोग दोनों स्लिप हो गए। एक्चुअली क्या हुआ, हमारा एक फ्रेंड था, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, उसने क्या बोला कि चलो थोड़ा आगे चलते हैं। अच्छा, उसने थोड़ा सा उसने आगे बढ़ने की स्विमिंग आती थी, हम दोनों को नहीं आती थी, तो उसने फोर्स किया उस चीज़ के लिए कि थोड़ा आगे चलते हैं। अरे चलते हैं ना आगे। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार आगे नहीं, मैंने कहा भाई आगे नहीं जा सकते। बोले अरे चलते हैं। तो वो बीच में था, इधर फ़हीम था, इधर मैं था, तो वो हम दोनों को लेकर के आगे निकल गया। इतनी देर में मेरा पैर स्लिप, फ़हीम का भी स्लिप, वो पीछे आ गया वापस, स्विमिंग करके वो निकल गया। हम लोग दोनों बहने लगे। मैं पानी के नीचे जा रहा हूँ और मेरी हालत एकदम टाइट, फ़हीम भी डुबकियाँ लगने लगी। हाँ चालू हो गई। वो टाइम पे मैं मतलब वो टाइम पे मुझे लग रहा था कि शायद अब बचना बहुत मुश्किल है। मैं ऐसे जा रहा हूँ और एकदम ऐसे, और मैं सोच रहा था कि अब क्या होगा, और क्या मतलब मौत नज़र आ रही थी सामने, मतलब बचने का कोई रास्ता नहीं था। तो फ़हीम लेफ्ट में और मैं राइट में। राइट में मेरे पैरों के नीचे एक हल्का सा कुछ मेरे को लगा ऐसा, हाँ कुछ ज़मीन सी आई है, और मैं वहाँ पे रुक के खड़ा हो गया, और मैंने देखा लेफ्ट में फ़हीम। हालांकि मैंने बहुत कोशिश करी कि कैसे करके उसका हाथ मेरे हाथ में आ जाए, या मैं उसको ऐसे कुछ मेरे को मिल जाए वो टाइम पे, मैं फ़हीम को दे दूँ, बट फ़हीम बह गया फ़हीम। और वो बस वो दिन मेरी ज़िंदगी का, वहाँ से मैं पूरा बदल चुका था, और मैं बहुत इमोशनल हो गया था। और बहुत अच्छा मेरा भाई था, वो दोस्त था मेरा, और तब से मैं बहुत अफसोस हुआ। मेरा दोस्त था, और
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और मैं तो कहता हूँ अल्लाह गरी की रहमत करे फ़हीम को। और देखा जाए तो मैं भी बस बचा हूँ, मैं क्या पता क्या सही बात है, किसकी दुआएं और किसकी दुआएं थी और मैं बचा रहा हूँ। फिर 3 महीने वो मेरे ऐसे थे कि 3 महीने में मैंने ना ठीक से सो पाया था मैं, और ना मैंने कुछ ठीक से खा पाया था। और इतना मैं मतलब इतना कमज़ोर हो चुका था, इतना टूट चुका था, मतलब अजीब मेरी कैफियत हो गई थी। फिर मम्मी पापा ने डिसाइड करा कि भाई यहाँ रहना इसका ठीक नहीं है, इसको यहाँ से भेजो। क्योंकि मुझे वो सब मेरे दिमाग में आता था। मैं कहीं भी चलता था, मैंने कहा यहाँ पे मैं फ़हीम से मिलता था, यहाँ पे मैं उसके साथ खड़ा होता था। तो एक वो मोहब्बत भी थी और एक मतलब एक दोस्त था वो मेरा, और उसका एकदम चले जाना, तो वहाँ से मेरी लाइफ एकदम चेंज हो गई। और फिर मैंने 3 महीने के बाद फिर मैंने थोड़ा क्योंकि क्या होता है ना, देखिए किसी चीज़ को आप ज़्यादा हावी करेंगे तो फिर फैमिली है, सब जाहिर है बहुत सारी, क्योंकि हम अगर परेशान होंगे ना तो हमारा चल जाएगा, लेकिन हमारे पीछे जो फैमिली है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। सही बात। तो मुझे लोगों ने बोला कि यार तुम ऐसे उदास रहते हो, तुम अल्तमश बेटा। अब मेरी टीचर्स वगैरह ने भी मुझे समझाया, सब ने किया कि अल्तमश देखो क्या कर सकते हैं, थोड़ा लाइफ को संभालो अपने आप को, क्योंकि पापा टेंशन में, मम्मी टेंशन में। मम्मी रोती थी कि यार इसको क्या हो गया, क्योंकि मैं बैगी बातें करने लगा था। वो सब मेरे को सपने आते थे। फिर यहाँ से आपको बम्बई भेजने का, फिर यहाँ से पापा ने डिसाइड किया कि बेटा इसे यहाँ से हटा, अब तुम यहाँ से बॉम्बे आपको जाना पड़ेगा। अब फ़हीम को मिस करते हैं? हाँ, फ़हीम को तो मिस करता हूँ मैं आज भी, बहुत ज़्यादा याद आते हैं फ़हीम ऑफ को? कोर्स, डेफिनेटली। मतलब कभी दिल करता होगा कि काश एकदम अचानक मैं उसको बचा एकदम सामने आ जाए फ़हीम मेरे, और मैं उससे दिन की बातें कर लूँ। डेफिनेट कामयाबी की इस ऊंचाई पर जाकर आपको फ़हीम आज भी याद, बहुत याद आता है मुझे। ये बड़ी बात है। अच्छा, मैंने कहा ना, लोग बोलते हैं आज मुझे चलता हूँ, इतना दर्द कहाँ से आता है आवाज़ में। तो कहीं ना कहीं वो हादसा जो हुआ था, फ़हीम जो मेरा दोस्त आज हमारे साथ नहीं है, तो फ़हीम को याद करके अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 लाइनें कोई किसी गाने की गुनगुना दीजिए, किसी भी गाने की जो आप फ़हीम को डेडिकेट करना चाहे, वो कौन सी होंगी? मेरा एक सॉन्ग था फ्रॉम द मूवी अलोन, आवारा के पोकेस। दिल से बही दिल ले आया मुझे, है बस जाना तेरी मेरी वफा, पास लाया तेरे यूं सताया मुझे, फिर तेरे लिए मजबूर किया हो आवारा 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 ज़बरदस्त। आवारा आवारा दिल आवारा हुआ, वो आवारा 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 दिल आवारा हुआ। ज़बरदस्त, क्या शानदार ट्रिब्यूट दिया आपने अपने दोस्त को। अल्तमश, मैं वो आगे बढ़ रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि बम्बई पहुँचूँ उससे पहले मैं दरअसल सहारनपुर के किस्से निपटा लूँ। सहारनपुर के बड़े किस्से आपके इकट्ठे हो गए। इन दिनों भी आपके चाहने वालों की एक बड़ी तादाद है, उसमें लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं। तो जब अल्तमश फरीदी इतने मशहूर, इतने पॉपुलर सिंगर नहीं बने थे, उस वक्त भी लड़कियां अल्तमश फरीदी को ऐसे ही चाहती थी जैसे आज चाहते हैं? अच्छा सवाल है ये आपका। देखिए क्या होता है सर, कि मुझे ऐसा लगता है कि जो नॉर्मल इंसान होता है ना, उसकी कोई लाइफ नहीं होती है। जी, सही बोल रहा हूँ ना? क्योंकि इंसान को बहुत कुछ, इंसान को बड़ा बनना पड़ता है, इंसान को बड़ा बनना पड़ता है, तब जाके दुनिया उसकी दीवानी होती है। डेफिनेटली, जाहिर सी बात है, आप जब तक कुछ चमत्कार नहीं करेंगे तो आपको नमस्कार नहीं मिलेगा, राइट? हाँ, सही बात। तो एक्चुअली मैं जब स्कूल टाइम में था तो मैं बड़ा, मुझे शौक़ था, मुझे गाने का शौक़ तो था मुझे, और बट मुझसे कोई लड़की जल्दी से बात नहीं करती थी। अच्छा। तो मैं सोचता था, मैंने कहा यार मैं क्या करूं, मतलब ऐसा नहीं था कि यार, मतलब
होना चाहिए ना एक मतलब छोटी उम्र थी क्रश होता है, वो एक बचपना था होता है भाई। बट हम देखते थे कि यार वो फला लड़का है यार उसके पीछे से और हाँ, और सारे बच्चे तो अपने स्कूल की मैडम से क्रश कर बैठते हैं भाई, वो तो उसको अंदर अंदर दिल में तो हमें तो एक ईगो होता था कि यार वो लड़का है ना यार उसके पीछे तो यार लड़कियां पागल है यार हमारा तो मतलब यार हमें तो कोई देख ही नहीं रहा है या हम तो ऐसा होता था। लेकिन वो टाइम पे मेरा मतलब वो टाइम पे मेरा कुछ सिंगिंग का कुछ था ही नहीं। अच्छा हाँ और अचानक एक प्रोग्राम होता है स्कूल में, वो टाइम पे मैं 10th में था, तो अचानक एक प्रोग्राम होता है, खालसा कॉलेज की बात बता रहा हूँ। अचानक एक प्रोग्राम होता है अचानक और उसमें मैं भाग लेता हूँ। अच्छा उसमें मैं पार्ट लेता हूँ और वहां पे मैं मतलब टीचर्स पूछते हैं कि अल्तमश डांस आता है? मैंने कहा हाँ आता है। करोगे? मैंने कहा हाँ। बोले एक काम करो, डांस तो वो फला लड़का कर रहा है, आप एक काम करो सिंगिंग करोगे? मैंने कहा सिंगिंग तो मैंने कहा आज तक मैंने किसी स्टेज पे नहीं गाया, कुछ नहीं किया। बोले एक बार ट्राई तो करो यार, आप तो यार घराने से हो और आप अच्छी फैमिली म्यूजिकल फैमिली से हो। तो मेरे को ऐसे शरारतें इतनी होती थी दिमाग में कि इन सब चीजों में दिमाग जाता ही नहीं था। तो एकदम क्लिक हुआ आया म्यूजिकल फैमिली से हूँ, ठीक है यार मैं ट्राई करता हूँ, कोशिश करता हूँ। तो उन दिनों एक गाना चल रहा था बहुत हिट, या अली एक गाना आया था, यारी मदद यारी यार, तो मैंने सुना और मैंने ऐसे ही हम लोग रैंडम मेरे कुछ फ्रेंड्स बैठे थे सब अच्छा साथ में जो एकदम मतलब एकदम जोली रहते थे। तो मैंने कहा यार मैंने कहा यार मैं गाता हूँ ना इस गाने को, सर ने कहा बस ट्राई करो। तो मैंने गाया गाना, तो वो लोग ऐसे देख रहे थे और जब मुंह खुले उन्हें भी खुले रहेगा, टीचर्स ऐसे देख रही, बोले यार ये कौन सी आवाज़ है? बोले अल्तमश, बोले यार इतनी अच्छी आवाज़ होने के बावजूद आप मतलब पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हो। तो मैंने कहा मैम मैंने आज तक ऐसे गाया नहीं है, और मैंने कहा पापा हमेशा बोलते हैं कि सीखो, लेकिन मैंने कहा मैं रियाज भी नहीं करता हूँ। तो बोले आपको गाना चाहिए। तो वो मेरा पहला शो था स्कूल में मेरे, और आप बिलीव करोगे उस शो के बाद जो लड़कियों ने मेरा जीना दुश्वार किया था मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा हर लड़की मतलब मुझसे आगे बात कर रही है, बोले यार अच्छा उनमें कहीं ऐसी लड़की भी जिससे पहले आप बात करना चाहते हो तब वो बात ना करती हो, फिर जब आपने गाना गाया तो फिर हाँ, अब आपकी हाँ, करने के लिए वो तैयार हो? हाँ डेफिनेटली ऐसी लड़कियां सीरियस उसमें बहुत सारी लड़कियां थी। वो तो शराफत में आपने कोई जवाब भी उन्हें नहीं। नहीं लेकिन आज स्टार अल्तमश फरीदी के साथ में बैठा हूँ, आज अगर उस लड़की से कुछ कहना हो तो कुछ कहेंगे आप? फिर वो किसी गाने की 2 लाइन में कहती है, अगर सादा वैसे ना कहे तो। अभी तो बस हम बोल के कोई मतलब नहीं है टाइम की बात होती है। अब उन सब चीज़ों से मैं बहुत आगे निकल चुका हूँ, ऊपर वाला है घर में। मैं चूंकि अल्तमश मैं शायरी की फील्ड से शायद मैं अब उस चीज़ से बहुत आगे निकल चुका हूँ। अब मैं अगर कहने जाऊँगा ना तो ये बहुत अलग बात हो जाएगी, ये सही बात है। बट अब मैं जिस दुनिया में हूँ और जिस ऊपर वाले मैं तो वैसे ही थोड़ा सा आपको जॉली उसमें लाने के लिए। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा ये बताइए, आप हम मुशायरों की फील्ड में मैं देखता हूँ तो अक्सर तो लोग वो टाइम पे सर वो टाइम पे क्या हो गया, जो लड़के थे वहाँ पे मतलब वो भी मुझसे जिनको मैं देखता था जो बॉयज़ थे, मैंने कहा यार ये लोग इनका क्या मतलब यहाँ पे क्या स्टैंडर्ड है, क्या मतलब ये लोग पूरा ये लोग मतलब एक होता है ना कि मतलब उनकी पूरी चलती थी वहाँ पे दादागिरी टाइप या लाइक कुछ भी वो। तो फिर वो लोग भी मेरे पीछे पड़ गए, उसने कहा यार ये तो इस तो आज बहुत हवा में हो गया यार ये तो। मतलब मैं एंट्री करता था स्कूल में और सबकी नज़रें मेरे ऊपर होती थी फिर। अरे वाह। तो वो भी मुझसे चिढ़ने लगे, बोले तो मेरे को ऐसा बुलाते थे वो सीनियर्स जो होते थे ना, हाँ बोले भाई सुना यार एक कोई गाना सुना यार, ऐसे करके मतलब वो मजाक मेरी बनानी शुरू कर देते। फिर मैं समझ गया, मैंने लोग की जली पड़ी है और इसमें ये सब हरकतें कर रहा है। अल्तमश मैं आपसे एक चीज़ जानना चाहता हूँ। मैंने आपके बारे में जब जानकारियाँ सहारनपुर से इकट्ठी की तो आपके बड़े प्यारे प्यारे दोस्त मुझे वहाँ मिले। जी कई दोस्त आपके हैं वहाँ जी, उनमें से एक नाम मैं जाहिर है सबका नाम लूँगा तो पॉडकास्ट बहुत लंबा हो जाएगा। एक आपके दोस्त हैं बंटी जी, इन्होंने मुझे आपके बारे में बहुत कुछ बताया कि वो कहीं भी जाए किसी भी देश में हो, हमसे बात होती रहती है, वहाँ की वीडियो कॉल्स और इसके ज़रिए हमसे मिलते रहते हैं।
आपसे पूछना चाहता हूँ, ये तो आपके दोस्तों का जवाब था, लेकिन आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आप किसी दूसरे देश में होते हैं, आपके चाहने वाले आपको घेरे हुए होते हैं, स्टार्टअप अपनी ऊंचाई पे होता है, बाउंसर से घिरे हुए अल्तमश फरीदी मोबाइल और उससे बचते बचाते सेल्फी वालों से किसी तरह से लेके और स्टेज से उतर रहे हैं या स्टेज पे जा रहे हैं, ऐसे में अल्तमश फरीदी आज इतने बड़े स्टार बनने के बाद क्या आपने उन सहारनपुर के दोस्तों को याद करते हैं? जी डेफिनेटली, मैं हमेशा मिस करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मेरी बंटी से बात हुई और मैंने बंटी को बताया कि मैं आज आपसे मुलाकात कर रहा हूँ। अरे वाह, बहुत खुश था वो कि भाई करो। एक्चुअली बंटी का और मेरा जो रिश्ता है, और भी मेरे दोस्त है, तो हमारा जो दोस्ती का रिश्ता है, देखिए क्या होता है, दोस्त जो दोस्त आपको एक अच्छे रास्ते पे लेके जाता है, मुझे लगता है वो दोस्त बहुत कम होता है। सच्चा दोस्त तो वही, वो सच्चा दोस्त होता है, मुझे ऐसा लगता है, जो आपको अच्छी राह दिखाता है। एक दोस्त होता है कि अगर मैं शराब पी रहा हूँ ना यार, इसको भी शराब पिलाता हूँ। एक दोस्त वो होता है कि मैं शराब पी रहा हूँ यार, मैं अपने दोस्त से छुप के पीता हूँ शराब, ताकि यार ये लत उसको ना लग जाए। एक दोस्त वो होता है जो बुराई के रास्ते से हटाता है। तो मैंने ये चीज़ बंटी में हमेशा नोट करी है कि उसने मुझे हमेशा अच्छे रास्ते पे लेके गया है। अच्छा, बंटी शुरू से, मतलब बंटी का ऐसा था ना, आज भी मैं सहारनपुर जाता हूँ ना, तो डीएम साहब को लेके आएगा, डीएम साहब के साथ उसके अच्छे संबंध है सबसे, सब उसको बहुत प्यार करता है और एक रिस्पेक्ट उसने कमाई है सहारनपुर में। हाँ, हालांकि जब हम लोग हमारी दोस्ती थी तो हम लोग दोनों ही बेले थे, और हम ऊपर वाले के घर में बंटी भी सेट है और मैं भी सेट हूँ। तो ऐसा नहीं है कि बंटी, मतलब वो बहुत खुश होता है कि यार आज तू जिस लाइन में है, आज तू नाम कमा रहा है। अभी इतने उसको, मैं जाता हूँ सहारनपुर में तो उसको इतने कॉल्स आते हैं तो वो इरिटेट हो जाता है, अरे नहीं मैं नहीं मिल रहा है अल्तमश, एक काम करो। तो वो मेरे को बोलता है जब तू आएगा ना भाई प्लीज़, बोले कुछ पोस्ट मत करना, कुछ स्टोरी मत डालना, नहीं तो यहाँ पे बोले मैं परेशान हो जाऊंगा, लोगों को हटाते और फिर हम बात नहीं कर पाते, मतलब ऐसा हो जाता है। अच्छा, एक पर्सनल सा सवाल करता हूँ, बड़ा ट्रिकी सा है, जरा सा आपको समझ के जवाब देना पड़ेगा इसको। आपके पापा ने आपको सहारनपुर से मुंबई भेजने का फैसला लिया जी, इसकी दो वजह हो सकती है जी। एक वजह तो ये हो सकती है कि उस्ताद मेहताब फरीदी साहब को ये अंदाज़ा लग गया था कि ये जो मेरा बेटा है, इसको अगर सही माहौल मिल जाए तो इसके अंदर जो एक बड़ा सिंगर है, इसको एक बड़ा एक्सपोजर मिलेगा और ये कामयाबी के साथ अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाएगा। एक तो ये वजह हो सकती है कि उनको ये यकीन था। दूसरी वजह ये हो सकती है कि उस्ताद मेहताब फरीदी साहब को ऐसा लगता था कि अगर ये सहारनपुर में रहा और जिस तरह की इसकी शरारतें हैं, तो ये किसी दिन किसी प्रॉब्लम में फंस सकता है या किसी बड़ी उलझन का शिकार हो सकता है। मुझे लगता है कि ये जो बाइक वाला आपने किस्सा सुनाया था, तो ये भी आपके वाले जो तैयार हुए थे, तो शायद उसकी वजह यही रही होगी कि इसको किसी काम में उलझा दो। एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि मैं बहुत शरारती तो था, लेकिन मेरी सोच शुरू से बड़ी थी। अच्छा, मतलब मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना था कि मैं बाइक का काम करूं या मैं किसी शॉप पे लग जाऊं या मतलब मैं कोई नौकरी करूं, तो मेरा टारगेट बड़ा ही था शुरू से। अच्छा, आप बड़ा सोचते थे। लेकिन पापा, जाहिर सी बात है, पापा बहुत गुस्से वाले थे और पापा बहुत मतलब पिटाई भी करते थे, और पापा का बहुत, मतलब पापा बहुत गुस्सा करते थे, बहुत पिटाई करते थे, और मैं हमेशा मैं पापा को बोलता था, मतलब पापा के सामने तो बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन मैं मम्मी को बोलता था। मैंने कहा हमारे पापा कैसे हैं यार, मैंने कहा इतना मारते हैं, मैंने उसको देखो, मैंने कहा वो आशू देखो, मैंने कहा यार उसको हनी को देखो, या मैंने कहा उसको बंटी को देखो, या गुल्लू को देखो, मैंने कहा उसके डैडी कितना प्यार करते हैं, मैंने कहा वो तो मारते नहीं उनको, मैंने कहा हमारे पापा इतना मार देते हैं एकदम किसी के भी सामने। तो फिर मम्मी मुझे समझाती थी, बोले बेटा वो तुझे इसलिए मारता है ताकि तुम कोई गलत काम ना करो, ताकि तुम पे कोई परेशानी, कोई मुसीबत ना आए, ताकि तुम उनके डर में रहो, ताकि तुम गलत लाइन में ना जाओ, ताकि तुम कोई नशे में, मतलब छोटे शहरों में बड़े अक्सर ये माहौल होता है, जैसे सहारनपुर हो गया, पंजाब साइड हो गया, कि वहाँ पे बच्चे गलत लाइन पे बहुत इजीली चले जाते हैं जी। तो फिर पापा ने मुझे वहाँ पे बाइक वाले के यहाँ पे छोड़ा, अच्छा, काम सीखने के लिए। तो मैं खुश नहीं था अंदर से,
मैंने पापा को बोला, मैंने पापा ये क्या कर रहे हो? तो पापा ने हाथ दे के आ गए उसके हाथ में कि अब ये तुम्हारा है। वो होता है ना कि खाल तुम्हारी चमड़ी हमारी, तो ऐसा होता था पहले, हड्डियां हमारी, हड्डियां हमारी खाल तुम्हारी, तो ऐसा होता था पहले। तो अब मैं चला गया, वो मुझसे काम करवा रहे हैं, मेरा वो दिमाग ही नहीं था, मुझे तो यहाँ पे आना था ना इंडस्ट्री में। अल्तमश, मैं आपको रोक के अपने व्यूअर्स को एक मैसेज देना चाहता हूँ। प्यारे दोस्तों, एक बात, आप अल्तमश फरीदी को सुन रहे हैं, आपने एक बात का अंदाज़ा लगाया होगा, स्टार एक दिन में नहीं बनते। स्टार बनने के लिए एक बड़ी मुसलसल जद्दोजहद और बड़ी ऊबड़ खाबड़ ज़मीन पर अपने आप को अपनी पेड़ियों और अपने कोहनियों के बल चल कर अपने बदन से निकलने वाले खून के कतरों से अपनी कामयाबी की दास्तान लिखनी पड़ती है, तब जाकर एक स्टार बनता है। तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात आपसे कहने लगा हूँ, उसे गौर से सुनिए कि अगर किसी खान में निकलने वाला कोयले का एक टुकड़ा अगर आसानियों के साथ कहीं ऊपर पड़ा है, तो वो किसी न किसी दिन किसी भट्टी या भट्टे में जलाकर फूंक दिया जाता है और उसे राख में बदल दिया जाता है। और वही कोयले का टुकड़ा जब बहुत गहराई में जाकर हज़ारों डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर को झेल कर जब निकलता है, तो वही कोयले का टुकड़ा हीरा बन के चमकने लगता है। ये है सक्सेस की असल स्टोरी और ये है सक्सेस की असल दास्तान। अल्तमश फरीदी से आप बात कर रहे हैं, मैं अल्तमश फरीदी की स्टोरी को थोड़ा सा और आगे ले जाना चाहता हूँ। यहाँ से आपकी दिलचस्पी और बढ़ जाएगी, क्योंकि वो अल्तमश फरीदी जो अपनी बचपन की शरारतों के साथ धीरे धीरे अपनी जो सिंगिंग क्वालिटी थी उसको सुधार रहे थे। उनके वालिद ने उन्हें मुंबई का टिकट दिलाकर अब मुंबई के सफ़र पर रवाना किया है। तो आइए अल्तमश फरीदी के साथ अब मुंबई के सफ़र पर रवाना होते हैं। अल्तमश, आप सहारनपुर से अब मुंबई जा रहे हैं। हाँ, फाइनली मैं मुंबई जा रहा था। जो मेरे बड़े भाई है शादाब फरीदी, वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थे पहले से। जी, शादाब भाई कर रहे थे काम वहाँ पे। ओके। तो उस शादाब भाई ने मुझे बोला कि तू आजा मुंबई भाई, और दोनों भाई मिलके काम करेंगे। हाँ, और वो टाइम पे बड़े रियलिटी शोज वगैरह वहाँ पे, वो टाइम पे रियलिटी शो का दौर था। हाँ, 2010-2011 में इंडियन आइडल, सिंगिंग सुपरस्टार और वॉइस ऑफ इंडिया, इस तरह के बहुत सारे आते थे, सारेगामापा, बहुत सारे शोज, इस तरीके के बहुत सारे प्लेटफॉर्म थे जहाँ पे इजीली आप किसी रियलिटी शो में गए? हाँ, मैंने एक DD1 का शो, मैं आपको बताऊंगा उसकी भी स्टोरी। अच्छा। हाँ, तो खैर, तो मेरा टिकट फाइनली हुआ मुंबई का। मैं बड़ा रोने लगा, दोस्तों से मिलके, बंटी से मिलके रोने लगा, गुल्लू से मिलके, जो बचपन के दोस्त थे। मैंने कहा यार जा रहा हूँ भाई। सब लोग बोल रहे हैं हाँ भाई जा तो रहा है यार, हमें तो भूल जाएगा, अब तो तू शाहरुख खान से मिलेगा, सलमान खान से मिलेगा। मैंने कहा हाँ यार, मुझे भी ऐसा लगता था। मैंने कहा शायद सलमान खान उधर ही रहता होगा कहीं पे, शाहरुख खान ईजिली। मैंने कहा सब लोग मिलेंगे, मुंबई जा रहा हूँ तो सब, मैंने कहा ईजिली हम लोग मिलेंगे सर। बट जब मुंबई आया तो कहानी अलग थी। अच्छा। हाँ, एक ट्रेन होती थी गोल्डन टेम्पल। जी। ये पंजाब की तरफ से चलने वाली, अमृतसर से चलने वाली। तो उसमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता था। मतलब वो 23 तारीख को चलती थी तो 24 को पहुंचती, तो 24, मतलब 23 तारीख टिकट पे लिखा है तो 22 तारीख को ट्रैवल करना पड़ता था। ऐसा कुछ सीन हुआ उसमें। जी। मतलब रात में डेट चेंज हो जाती थी। जी। तो मैंने क्या किया, मैं एक दिन पहले उसमें सवार हो गया। बड़ा घर का माहौल, एक साधारण फैमिली थी हमारी, और मिडिल क्लास फैमिली से मैंने ताल्लुक़ रखा है। तो अम्मी ने, मेरी जो मम्मी थी, उन्होंने इतना सारा सामान मुझे दे दिया, बेटा ये भी ले जा, अब तू जा रहा है मुंबई, तुझे ये भी चाहिए वो भी चाहिए। मैंने कहा मम्मी इतना सारा सामान क्यों दे रहे हो? अरे बोले बेटा लेके जा। अब उन्होंने इतना सामान दे दिया मुझे। मैं एक दिन पहले सवार हो गया, तो ये हुए। मैं वहाँ पे सीट पे एक आंटी, मोटी आंटी लेटी हैं। मैं सॉरी यार, एक आंटी वहाँ पे लेटी है, वो बड़ी भारी भरकम थी। उनको ऐसे, मैंने उनको हाथ से, मतलब हाथ नहीं लगाया, मैंने उनको ऐसे इशारा दिया। मैंने कहा आंटी ये सीट मेरी है। मैंने कहा ये सीट मेरी है। और वो एकदम गुस्से में, अरे कौन है तू, कहाँ से तेरी सीट हो गई है, ये तो मेरी सीट है। अब बड़ा कन्फ्यूज़न होने लगा। इतनी देर में TC आया। TC ने क्या हुआ? मैंने कहा सर ये मेरी सीट है। TC ने ऐसे टिकट देखा, उसने बोला अरे यार तुम्हारा टिकट कल का था, तुम आज चढ़ गए ट्रेन में। तो अरे मैंने कहा यही क्या है? मैंने कहा सर अब क्या करना है? बोले अब क्या, आपको बोले पेनल्टी भरनी पड़ेगी, पेनल्टी।
तो मैंने कहा सर, मैंने कहा मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं हैं। मैंने दिल में सोचा, मैंने कहा पैसे ही नहीं, आपके पास पैसे नहीं थे? कुछ 600-700 रुपये। मैंने कहा यार ये कौन सी बात है। और मैंने कहा मैं ऐसे, मेरा जब है कल का टिकट, तो मैंने मुजफ्फरनगर में इतना सारा सामान मेरे पास, तो मुझे फ्री हुआ। मैंने कहा यार अब ये सामान इतना सारा दे दिया मम्मी ने। तो टीसी 2 मिनट के लिए बाथरूम की साइड गया, कुछ चेक कर रहा था। मैंने फटाफट, ट्रेन हल्की चल रही थी, बहुत स्पीड स्लो थी, मैंने फटाफट अपना सामान फेंका वहाँ पे और मैं कूद गया ट्रेन। मुजफ्फरनगर में? मुजफ्फरनगर में मैं, अच्छा, हाँ उतर गया वहाँ पे मैं, क्योंकि मेरा टिकट कल का है। मैंने कहा यार मैं क्यों आज जा रहा हूँ फिर। वो टीसी ऐसे वहाँ से मेरे को आवाज़ें लगा रहा है। वहाँ से उतरा मैं, वहाँ से फिर मैंने बस में सफ़र किया। फिर मैं सुबह 7 बजे घर पे पहुँच गया। काम किया आपने, पानी से बचे, फिर ट्रेन से कूदे, है क्या बड़े बड़े मतलब काम। फिर यहाँ घर पे पहुँचा, घर पे मम्मी ने खोला, अरे तू आ गया। अरे मैंने कहा मम्मी, मैंने कहा मुझे किसी ने बताया भी नहीं, और मैंने कहा मुझे भी इतना आइडिया नहीं है, पहली दफ़ा तो मैं घर से निकल रहा हूँ मैं कहीं दूर। अब आप दूसरे दिन सफ़र कर रहे हैं? फिर मैंने दूसरे दिन सफ़र किया। फिर मैं फाइनली मुंबई पहुँचे? मुंबई पे पहुँच गया। मुंबई पहुँचे थे तो रुपहली मुंबई में पहुँचा तो शादाब भाई मुझे मिले। शादाब भाई का शूट था। तो शादाब भाई ने बोला कि वो 4 दिन के लिए एक शो आया था उनका, लक्ष्य जुनून। अच्छा, हाँ, तो शादाब भाई मुझे मिले। शादाब भाई ने मुझे बोला कि तुम मुझे रास्ते में मिलो। तो शादाब भाई मुझे मिले और शादाब भाई ने मुझे 500 रुपये दिए। बोले तुम रख लो अपने पास, क्योंकि तुम अब यहाँ पे रहोगे, मैं तो जा रहा हूँ शूट के लिए, तो तुम अपना ध्यान रखना। मैंने कहा ठीक है। अब वो 500 रुपये मैंने रखी, और मैं जब सुबह में उठा वहाँ पे, तो वो 500 रुपये मेरे पास थे नहीं, तो खो गए, वो निकल गए कहीं। अब मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा यार ये क्या हादसा हो गया यार। और वहाँ पे मैं सुबह उठा, बड़ी मतलब पानी का प्रॉब्लम हो गया वहाँ पे। बड़ी मतलब फिल्मी कहानी सी बन रही है ये। हाँ, तो मेरे अटैच मेरे लेके कोई बात, मैं इस तरह का मतलब सुबह के मतलब पूरा दिन निकल गया, मैंने कुछ खाया नहीं, मेरे पास पैसे नहीं। तो मैं शादाब भाई को भी डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा हूँ। मैंने कहा उनका शूट चल रहा है। तो बड़ा मुझे जब बहुत ज़्यादा ये होने लगा, मैंने कहा यार क्या करूँ हम। तो मैंने, जो मेरे जीजा जी थे, मैंने उनको कॉल किया। मैंने कहा यार ऐसा ऐसा भाई सीन हो गया मेरे साथ। तो बोले बेटा बताना तो चाहिए। तो रात को उन्होंने मुझे 200 रुपये दिए। तो फिर मैंने चल जाके मैंने कहा चलो खाना खाता हूँ। और फिर बड़ा स्ट्रगल करने वाले लोग मुंबई में बड़ा पाव खाते हैं, ऐसा कहा जाता है। जी, आपने भी उस दौरान मैंने पाव खाया था, मैंने बहुत खाया बड़ा पाव। अच्छा, आज मैं देखता हूँ, आज मैं लोगों को देखता हूँ ना, तो मैं आज मुझे उस चीज़ का एहसास है। मैं जब वो टाइम पे बस में बहुत जाता था, मैं बस से ट्रैवल करता था, क्योंकि बस का टिकट 8 रुपये का होता था। और अगर हम ऑटो रिक्शा से जाएंगे तो जाहिर सी बात है ऑटो रिक्शा में 90 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये इतना लगता था, 80 रुपीज़। तो अब हमारे पास 100 रुपये, तो हमें वो 4-5 दिन चलाने हैं ना, तो हमें उसके हिसाब से फिर अपना टाइम सेट करना पड़ता था। अभी तो मैं बस से जाता था, तो कभी कभी, अब आदत तो थी नहीं बस में घूमने की, कभी कभी इतनी भीड़ होती थी बस में कि उतर जाता था मैं बस से, और मेरे को वॉमिट हो जाती थी। मगर फिर उसको अपनी आदत बनाया मैंने कहा नहीं यार अभी थोड़े दिन तो ये करना है अल्तमश। मालूम था ऊपर वाले ने चाहा, अच्छा हुआ। तो आज मैं जब निकलता हूँ ना घर से, और मैं अपनी गाड़ी में जब निकलता हूँ, तो मैं देखता हूँ कोई बुजुर्ग खड़े हैं या कोई लड़का, ऐसा मुझे लग रहा है कि यार ये बेचारा परेशान है, स्ट्रगल कर रहा है। हाँ, तो मैं उसको अपनी गाड़ी में बैठा लेता हूँ। अरे वाह। मैंने कहाँ जा रहे हो आप? बोले मैं लोखंड वाला जा रहा हूँ। मैंने कहा चलो मैं छोड़ देता हूँ। तो बड़ी दुआएं देता है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि इसको उस लड़के में अल्तमश नजर आता है, तो आपको लगता है सपोर्ट करना चाहिए, तो मैं सपोर्ट भी करता हूँ ऊपर वाले का। मैं बड़ा इन सब चीज़ों का ध्यान रखता हूँ, और मैं देखता हूँ कि यार अब आप एक टाइम था कि अब आप जब वहाँ जाहिर है कि अब आपको काम ढूंढना है, अब आपको ट्रायल देना है, आपको म्यूजिक डायरेक्टर से मिलना है, आपको किसी बड़े मौके की तलाश है। सबसे पहले आप किस म्यूजिक डायरेक्टर के पास गए? सर मैंने क्या किया था, मैं मतलब बड़े म्यूजिक डायरेक्टर तक पहुंचना तो बहुत मुश्किल होता था, लेकिन जो लोग ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे थे म्यूजिक कंपोजर, मतलब उनके पास भी अगर मैं जाता था तो वो भी मतलब खड़ा नहीं करते थे। अच्छा, हाँ, मतलब वो एंटरटेन नहीं करते थे वो। ओके। उनको लगता था यार आप
जाहिर सी बात है हर आदमी चाहता है ना कि यार हमारी फिल्म में अगर हम किसी बड़े सिंगर के साथ जुड़ेंगे तो हमारा गाना बड़ा हो जाएगा। ओके तो ऐसी मेंटेलिटी वहाँ पे थी लोगों की। तो जो बड़े कंपोजर्स हैं उनकी ऐसी मेंटेलिटी नहीं है, क्योंकि वो तो नए सिंगर्स को भी अगर चांस देते हैं तो जाहिर सी बात है आज चांस देते हैं वो नए सिंगर्स को भी तो वो बड़ा बन जाता है। जी जैसे प्रीतम दा हो गए हैं, जैसे विशाल शेखर हैं, सचिन जिगर हैं, और सुनील सेन हैं, मिथुन हैं, और साजिद भाई वाजिद भाई हैं। तो ये बड़ा नाम था इन लोगों का, तो ऐसा सीन होता था। बट मैंने क्या किया था ना, मैंने कुछ नंबर्स अपने फ़ोन में निकाले थे म्यूज़िक कंपोजर्स के। तो मैं क्या करता था, सुबह उठता था, कॉल करता था म्यूज़िक कंपोजर को। मैं नाम नहीं लूँगा, एक म्यूज़िक डायरेक्टर को मैंने इतने कॉल किए, मैं उसको कॉल करता था, सॉरी उसको बोल रहा हूँ, मैंने कॉल किया म्यूज़िक कंपोजर, बहुत बड़ा नाम है। तो मैंने बोला हेलो, हाँ, पहली बात तो एक ही बात होती है, हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? मैंने सर अल्तमश बोल रहा हूँ। हाँ बोलो अल्तमश। मैंने कहा सर आई एम सिंगर। मैंने कहा सर मैं गाता हूँ। अल्तमश आप मुझे नेक्स्ट वीक कॉल करो। अच्छा हाँ 6 महीने तक ऐसे ही चलता रहा। नेक्स्ट वीक मैंने कहा नेक्स्ट वीक कब ख़त्म हो गई यार। फिर वो 1 महीना हो गया। फिर मैंने कहा यार ये तो टाइम बढ़ ही रहा है। फिर मैंने हिमेश जी को कॉल किया, मैंने अन्नू जी को बहुत कॉल किए, तो और भी मैंने कंपोजर्स को कॉल किए। फिर मैंने कहा यार कुछ मैंने कहा हो नहीं रहा है यार। फिर आपको कब मौका मिला, कब जाके ये हुआ एकदम के? मुझे पहला ब्रेक दिया सुनील सेन ने। ओके जी नहीं, पहला ब्रेक मेरा था एक टी सीरीज की एल्बम थी रब्बा वे। हाँ, तो उसमें मुझे पहला ब्रेक मिला। नहीं सॉरी, हाँ रब्बा वे तो था। एक्चुअली मुझे जो ब्रेक मेरी जो जर्नी चेंज हुई है वो चेंज हुई है। एक शो आया था DD1 पे, क्लोजअप परफॉर्मर। उस शो में नेहा कक्कड़ होस्ट करती थी। अच्छा क्लोजअप परफॉर्मर, उसमें रविंद्र जैन जी, हेमा मालिनी और शर्वण राठौर, ओके ये जजेस थे। हाँ तो उस शो में मैं गया और मतलब उस शो में 300 पार्टिसिपेंट थे, तो सभी बहुत उम्दे कलाकार थे। बट उस शो का मैं विनर बना हूँ। वो जो मैंने परफॉर्मेंस के विनर बने। वो शो मैंने जीता। ओके और वहाँ से मुझे प्राइज़ मिला 11 लाख। ये आपकी पहली काम? ये मेरी पहली कामयाबी थी। ये कौन सी सन में? ये सन 2011 में अल्तमश फरीदी की जिंदगी में पहली कामयाबी क्लोजअप परफॉर्मर के विनर के तौर पे आई, जो 11 लाख रुपए की प्राइज मनी के साथ। मतलब जिस टाइम पे 200 रुपये बहुत होते थे मेरे लिए, 500 रुपये मुझे मिलते थे, तब आपको 11 लाख की प्राइज? तब 11 लाख की प्राइज मुझे मिली। वहाँ से लाइफ का जो मोमेंट था वो चेंज हुआ। वो टर्निंग पॉइंट था वो मेरी लाइफ का। यही कहा जाता है अल्तमश के मुंबई में एक आर्टिस्ट की किस्मत या तो एक भारी पत्थर के नीचे होती है, मतलब सर या फिर उसकी जो है किस्मत जो है वो सर एक पत्ते के नीचे होती है जी। तो जब उसके सितारे काम करना शुरू करते हैं तो हवा का एक झोंका आता है, वो पत्ता उड़ जाता है और वो रातों रात फिर स्टार बन जाता है। मतलब सर ऐसा टाइम आया था, एक टाइम ऐसा आया कि हम लोग दोनों भाई साथ में रहते थे, तो मेरा कुछ काम जब बन नहीं रहा था तो शादाब भाई ने बोला यार एक काम कर, तू चला जा वापस। ऐसा बात किया है? हाँ, बोले यार तू चला जा यार, ऑलरेडी बोले मैं भी यहाँ पे हूँ, और तू एक काम कर, तू चला जा और तू अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ले। अच्छा, तो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके आ जा और अच्छा रहेगा तेरे लिए। तो मुझे लगा, मैंने यार जब ये ऐसी बात बोल रहे हैं, अब वो कहीं ना कहीं सही बोल रहे थे कि यार अब जब कुछ नहीं हो रहा है, टाइम इतना हो गया है, सही बात है, यार 5 महीने अब तक करोगे, 5-6 महीने निकल गए और अभी तक कुछ काम बन नहीं रहा है तेरा, तो तू चला जा। क्योंकि वो भी अपना स्ट्रगल में लगे हुए हैं, सिर्फ वो मेरी तरफ भी ध्यान रख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक ये चीज़ हो जाती है। तो मैंने कहा ठीक है मैं चला जाता हूँ। तो जैसे ही मैं जा रहा था, मैं तैयारी कर रहा था, अपना बैग वगैरह लगा रहा था,
तो मुझे कॉल आ गया DD1 से कि आप सेलेक्ट हो गए हैं। अरे वाह इश। मैं सेलेक्ट हुआ तो भी वो यही बोल रहे हैं कि तू देख ले, अब तो देख इतने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं उसमें, इतना अच्छा गा रहे हैं लोग, तो तू कहाँ टिक पाएगा। बात उनकी भी सही थी, तो इतना बड़ा शो है। पर मैंने कहा भाई, मैंने कहा मैं किस्मत ट्राई तो करूँगा। मैंने कहा ट्राई तो करूँगा। उसमें शाहिद मान लिया, उसमें आज की डेट के जो अच्छे बड़े काम कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, उसमें बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट जो आज की डेट में अच्छा नाम लेके बैठे हैं, ओके। उसमें वो लोग पार्टिसिपेंट थे। तो वो शो मैंने मजाक में होते गया और वो शो मैंने जीता। वहाँ से मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। रविंद्र जैन जी जो कि बहुत ही कमाल के दिग्गज म्यूजिक कंपोजर रहे हैं, और उनको क्या मतलब ऊपर वाले ने उनको नवाजा था। बिल्कुल सही बात। क्या नवाजा था उनको मतलब। और हमारी अक्सर बात होती थी तो मुझे बताते थे कि मैंने पुराने हिट्स कर लिया था उन्होंने। अच्छा। हाँ, पुराने हिट्स कर लिया था उन्होंने, और बड़ा कुछ होते थे। बोले एक बार मैं सहारनपुर गया, सहारनपुर के किस्से मुझे बताने लगे। बोले एक बार मैं सहारनपुर गया था, तो बोले जैसे ही मैं बाजार से निकला तो बोले एक ही आवाज़ आ रही थी, लो काट लो काट। तो बोले मैं आ गया, मैंने कहा यार ये क्या काटना चाहते हैं। लो काट बड़े फेमस है ना। तो ये सब जर्नी रही है और बड़ा मतलब स्ट्रगल रहा है, और काफ़ी मतलब इस तरह आपको फिर आपकी कामयाबी का कोई ऐसा लैंडमार्क जो मतलब माइलस्टोन बना हो आपकी जिंदगी में? ये एक ऐसा पॉइंट था मेरी लाइफ में, क्लोजअप परफॉर्मर, कि ये मतलब शो का विनर बना था मैं इसमें। हालांकि काफ़ी हमारे रिलेटिव्स जो थे, हमारी जो रिलेशन में काफ़ी सिंगर्स ने किया रियलिटी शो, बट वो कभी विनर उनका बनना मतलब असंभव रहा है। तो मैंने शो विन किया, तो ये बहुत बड़ी मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थी। और पापा थे वो टाइम पे, पापा बड़े खुश हुए। मतलब पूरी बिरादरी में, और पूरा मतलब हमारा पूरा घर भर गया था। रात के 3 बजे मैं शो जीत करके आया तो हमारा पूरा घर भर गया था मतलब। अच्छा, आपकी सक्सेस स्टोरी में देखता हूँ तो ड्रीम गर्ल से आपकी सक्सेस स्टोरी, यानी प्लेबैक आपने ड्रीम गर्ल से शुरू। हाँ, सोनू गाना मेरा ड्रीम गर्ल, एक मुलाकात। अच्छा, ये तो बड़ा मशहूर गीत था, वो बहुत पॉपुलर, बहुत ज्यादा लोगों के जबान पे चढ़ा हुआ था ये। हाँ, ये बहुत पॉपुलर गीत है, और इसको म्यूजिक यार उसको गुनगुनाएंगे जरा सा, एक मैं जरूर एक लाइन तो हो जाए ना हमारे व्यूअर्स के लिए। मैं भी हूँ तो भी है आमने सामने, दिल को बहका दिया इश्क के जामों ने, वो सर नजर तरसती रही, तड़पते हैं हम भीगे बरसात। ओ एक मुलाकात में बात में उनका यूं मुस्कुराना गजब हो गया। वाह वाह वाह। अच्छा, क्या इस गीत में सर ये गाना ऑलरेडी राहत भाई ने गाया हुआ था, राहत फतेह अली खान, और इंडस्ट्री के काफ़ी सिंगर्स, मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, सबने ही गाया था ऑलमोस्ट। बट ये करम है ऊपर वाले का और एहसान है कि ये गाना मुझे फिर फाइनली मिला, और इस गाने के लिए मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ मीत भाई को, अरमीत भाई को, जो कंपोज़र है इस गाने के। बहुत ही ब्यूटीफुल कंपोजिशन है, बहुत प्यारा गाना, और इससे मुझे एक अलग फेम मिला है। तो अंतबश आप मुंबई में स्ट्रगल का आपका दौर ख़त्म हुआ, तकरीबन 11 लाख का प्राइज़ मनी आप जीत चुके हैं, और अब ड्रीम गर्ल से आपका प्लेबैक का सिलसिला शुरू होता है। जी, आप ड्रीम गर्ल में प्लेबैक करते हैं, आप एक विलन रिटर्न में आप प्लेबैक करते हैं, डंकी जो शाहरुख खान का एक बड़ा प्रोजेक्ट है उसमें आप प्लेबैक करते हैं, और इसके अलावा भी लाल सिंह चड्ढा करके एक फिल्म थी उसमें आपका प्लेबैक आता है। इसके अलावा अगर मैं देखूँ ज़रा हटके ज़रा बच के, ये भी आपकी एक फिल्म है जो मुझे आपके बारे में जानकारी इकट्ठी करने पे मिली। जी, इसमें आपने बहुत सारी फिल्मों में बड़ी कामयाबी के साथ गीत गाए। जी, लेकिन एक जो मैं बड़ा पर्सनल सा सवाल आपसे करने लगा हूँ, उसके लिए आप तैयार हो जाइए। जी, आपका
एक गीत है जिसके बारे में ये है कि वो गीत गाया आपने है और उस पर नाम जो है वो म्यूजिक कंपनी ने अरिजीत सिंह का छाप रखा है ना। हाँ, आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि मैंने रिसर्च किया आपके क्या बारे बात है सर, तो ये क्या किस्सा है? आपने अंदर की बात निकाली एकदम। पर ये मतलब गीत आपने गाया है, यही बात कर रहे हैं हम, तो ये हाँ तो ये आशिकी। हाँ सर, एक्चुअली काफ़ी लोग मुझे बोलते हैं उस चीज़ के लिए कि यार अल्तमश आपको कंप्लेन करनी चाहिए, और बल्कि मैं उसको तो मैंने देखा 90 मिलियंस कर दिया है। जो अगर बोल के हमने कुछ काम कराया तो फिर क्या कराया, ये तो उनको खुद को सोचना चाहिए ना कंपनी को, कि जब आवाज़ मेरी है तो नाम मेरा रखें। नहीं, उसमें कमेंट्स में भी मैं देखता हूँ, कमेंट्स में लोग लिखते हैं कि दिस इज अल्तमश फरीदी, दिस इज अल्तमश फरीदी, यस, है ना। मैंने आज तक नहीं बोला है। हाँ, लोग हालांकि गाना बहुत हिट है, कुछ 80 मिलियन समथिंग व्यूज़ है। ऐसे ही 2 लाइन में गाना चाहूँगा उस गाने की, आया क्योंकि ऑडियंस के बहुत करीब है वो गाना और ऑडियंस का बहुत प्यार मिला। हालांकि मेरे बहुत सारे फैंस हैं जो कमेंट्स करते हैं नीचे कि अल्तमश की आवाज़ है, अल्तमश की आवाज़ है। प्लीज़ दोस्तों, इस गाने की तरफ से 2 लाइनें सुन लीजिए, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि जो गाना अब तक अरिजीत सिंह के नाम से म्यूजिक कंपनी अभी तक भी लिखे हुए है, असल में वो गाना अल्तमश फरीदी ने गाया हुआ है और अल्तमश फरीदी की आवाज़ में। और उसके 2 लाइनें आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि ये वही आवाज़ है जो उस गाने में इस्तेमाल हुई है। आपको फैसला करने में आसानी हो जाएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ लाइव अल्तमश फरीदी मेरे साथ है जी। तो 2 लाइन उसकी हो जाए। तो ये आशिकी, तो ये आवारगी, तो ये जिंदगी, तो ये जुदा, तो ये बुतदा मेरे, तू इंतहा मेरे, तू ही मेरा जहां, तू ही खुदा, तू मेरे रूबरू हर शय में, तो पहली आरज़ू, तो ये जुदा, तू ही आशिकी, तू ही आवारगी, तू ही जिंदगी, तू ही जुदा। वाह 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 वाह। सर ये सॉन्ग है वो, और ये वो सॉन्ग है जी जिसे आपने गाया था, लेकिन म्यूजिक कंपनी अभी अल्तमश फरीदी की जगह अरिजीत सिंह का नाम उसने लिख रही है। जी जी। अच्छा, अरिजीत सिंह से आपके कैसे रिश्ते हैं? अरिजीत से मेरे बहुत से रिलेशन हैं और अरिजीत बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं और बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा, और हमारी अक्सर मुलाकात होती है और हमने काफ़ी गाने साथ में किए हैं। हमने अभी लेटेस्ट लाल सिंह चड्ढा का जो सॉन्ग है हमने साथ में किया है, मैंने, अरिजीत ने और शादाब भाई ने। अच्छा, हाँ, तो अरिजीत से बहुत अच्छे रिलेशन है और अरिजीत हम लोग जब भी मिलता है, अभी बीच में हम लोग लास्ट टाइम जब मिले तो मुझे बोला अरिजीत ने कि अल्तमश तेरे गाने जो हैं, बोले यार मुझे बहुत पसंद है और बड़ा सुकून मिलता है यार तेरी आवाज़ सुन करके। ओके, तो ये बहुत बड़ी बात है। फिर एक रिसेंट उनका कॉन्सर्ट हुआ था अभी कोका कोला अरीना में, वहाँ पे उन्होंने जिक्र किया, वहाँ पे उन्होंने मेरे एक लाइन भी गाई है गाने की, तो हाँ, और उन्होंने बोला है स्टेज पे, तो ये बहुत बड़ी बात है। देखा जाए आज की डेट में अरिजीत सिंह बहुत अच्छा कर रहे हैं और बहुत इंस्पायर है उनसे लोग, बहुत सारे फैंस हैं उनके। अच्छा, जुबिन के साथ कैसे रिलेशन है आपके? जुबिन के साथ भी अच्छे हैं, जुबिन के साथ भी है। जुबिन इज़ माई गुड फ्रेंड। इतनी आसानी से और इतनी ही जल्दी में आपको बहुत जल्दी से जवाब देना, रैपिड फायर की तरह से सवाल आ रहा है। नेहा कक्कड़ से कैसे रिलेशन है उनको? नेहा कक्कड़ से भी अच्छी रिलेशन है। नेहा कक्कड़ ने तो मेरा जो क्लोजअप परफॉर्मर था वो होस्ट किया था ना शो। अच्छा, तो वो पुराने प्राइज मनी उन्होंने अपने हाथ से मुझे दिया था, मतलब वो तो खैर एंकर थी शो में जी। काफ़ी टाइम हमारा साथ में गुजरा है स्टेज पे हम लोग साथ में। आपने कभी उनके साथ कोई डुएट गाया? नेहा के साथ अभी तक मेरा कोई डुएट नहीं है, सोनू कक्कड़ के साथ है। सोनू कक्कड़ उनकी बड़ी बहन है। ओके, सोनू कक्कड़ के साथ आपका डुएट आ चुका है जी। नेहा कक्कड़ के साथ अगर आपको कोई डुएट गाने का मौका मिले तो आप कितने खुश हो जाएंगे? जाहिर सी बात है सर, अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि नेहा कक्कड़ जो है बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं और हम लोग कर भी रहे हैं वैसे काफ़ी। हम स्टेज शो तो हमने काफ़ी किए हैं, हमारी मुलाकात अक्सर होती है। अभी हम लोग पेरिस में साथ में थे, तो पेरिस में हम लोगों ने साथ में ही शो किया था, मतलब उनका भी बैंड था और मेरा भी था वहाँ पे। ओके, तो हम लोगों ने साथ में परफॉर्म किया था, तो हम लोग मिलते रहते हैं। अब वो भी शो में मिलते रहते हैं, कहीं ना कहीं हमारी मुलाकात होते रहती है। क्या ये दौर जो है वो सूफी म्यूजिक का है, जिसमें अगर मैं देखता हूँ तो
राहत फ़तेह अली खान जी से इंस्पायर होकर बहुत से नौजवान जी सूफ़ी म्यूज़िक की तरफ जाते हैं जी उसमें अरिजीत का नाम भी लिया जा सकता है, आपका नाम भी लिया जा सकता है। जी ये दो नाम जो निकल के आए थे रियलिटी शो से, इंडियन आइडल से जो दो नाम निकल के आए, सलमान अली और दानिश, ये दो नाम उससे निकल के आए थे। जी जी तो ये जो सूफी म्यूजिक का जो एक वो है, ये जो नौजवानों का खिंचाव उस तरफ हो रहा है, उसकी वजह क्या राहत फ़तेह अली खान है या कोई और? सूफी म्यूजिक बहुत पहले से है, हाँ, वो तो पहले से। अगर देखा जाए सूफी म्यूजिक को जो कामयाबी मिली है वो नुसरत साहब, यकीनन नुसरत साहब का बहुत बड़ा उसमें हाथ है नुसरत साहब का, और बहुत बड़ा रोल है कि नुसरत साहब ने लोगों को इंस्पायर किया है, सूफी म्यूजिक के ज़रिए से इंस्पायर किया है, और एक अलग बीट लोगों को सुनने के लिए मिली है, और एक रूहानियत, एक सूफीनेस, जिसकी वजह से आज सूफी म्यूज़िक को एक मकाम मिला है, एक स्टैंडर्ड मिला है। क्योंकि सूफी म्यूज़िक आप देख लीजिए, चाहे कव्वाली देख लीजिए, चाहे आप सूफी गायकी देख लीजिए, कव्वाली सूफी देखा जाए एक ही है, तकरीबन कव्वाली करते हैं नुसरत साहब। तो कव्वाली का जो एक तबले की जो बीट होती है ना, उससे जो माहौल क्रिएट होता है, तो वो एक रूहानी, एक सूफीनेस। अच्छा, जैसे सिंगिंग में ये कहा जाता है कि सिंगिंग में सिर्फ सुरों का जानकार होना ही सिंगिंग के लिए काफ़ी नहीं है। आदमी की आवाज़ में, एक सिंगर की आवाज़ में रूहानियत और उसके जो अंदर का सोल है, जो उसकी जो आवाज़ है, तो ये सब चीज़ों का होना भी ज़रूरी होता है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? डेफिनेटली ऐसा है। डेफिनेटली सर, जब तक आप दिल से साफ नहीं होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि दिल आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, दिल आपका साफ होना चाहिए, किसी को लेकर के आपके दिल में कोई बदी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप दिल में दुनिया भर की चीज़ें रखेंगे और आप कोशिश करेंगे कि मैं सूफी सिंगर हूँ, हाँ, तो मुझे लगता है कि वो फिर फेक है। अच्छा, आज आप एक कामयाब सिंगर हो गए हैं। ज़ाहिर है कामयाब, मैं उस नज़रिए से कह रहा हूँ कि आज इंडस्ट्री में आपके काम को पसंद किया जा रहा है, और अभी तो आपको कामयाबी की बहुत सी मंजिलें छूनी है, इंशाल्लाह बहुत से काम करने हैं, आपको बड़ा काम करना है, अल्लाह आपको कामयाब करे। मैं एक बात आपसे कहने लगा हूँ अभी, अब बहुत पूछने लगा हूँ बात कि आप जब कामयाब होने लगे हैं जी, तो उन म्यूज़िक डायरेक्टर्स, मैं किसी का नाम नहीं पूछूंगा, मैं समझता हूँ कि प्रोफेशनली और वैसे भी हम जब एक पेशे में होते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इग्नोर करके आगे बढ़ना होता है। तो वो जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे जो आपको नेक्स्ट वीक आना जी 1.5 महीने बाद आना, 1 महीने बाद आना, अगले महीने बाद करना, अब उनसे बात होती है क्या? मैं किसी का नाम नहीं पूछ रहा हूँ। उनसे बात होती है, उनकी कॉल्स आते हैं। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं मिस कर देता हूँ उनकी कॉल्स, जानबूझ के या नहीं जानबूझ करके नहीं, स्टेज पे हूँ या कुछ डबिंग कर रहा हूँ या कहीं काम में हूँ, तो मैं नहीं उठा पाता हूँ, तो फिर मैं कॉल करता हूँ रिटर्न में, कॉल करता, फिर मैं बोलता हूँ मैं। अब तो वो आप सब प्यार करते होंगे, सब बहुत प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट करते हैं सब लोग। अच्छा, सब बहुत प्यार करते हैं। ओके। और किसी बड़े म्यूजिक डायरेक्टर, किसी बड़े लीजेंड का ऐसा कोई वाकया जो आपको याद हो? आप नहीं बताएंगे तो मैं बता दूंगा, मुझे मालूम है। अच्छा, हाँ, तो मैं बता देता हूँ। तैयारी करके बैठा हुआ हूँ। अभी रिसेंटली रहमान सर के यहाँ से कॉल आया, ओके, हाँ, कि डबिंग के लिए कि रहमान सर चाहते हैं कि आप AR रहमान साहब। जी AR रहमान सर। अभी हमारा कोका कोला अरीना जो हमारा कॉन्सर्ट हुआ है, वो उसमें सबने, रहमान सर ने भी ट्वीट किया उसके लिए, उस शो के लिए। ओके, हाँ, रहमान सर ने, अनु जी ने, हिमेश जी ने, मतलब पूरी इंडस्ट्री ने उसके लिए हमें सपोर्ट किया उस शो के लिए। सब म्यूजिक कंपोजर, शंकर एहसान लोए, विशाल शेखर, सचिन जिगर, प्रीतम दा, मिथुन, सब ने उसके लिए बाइट्स और सब सपोर्ट किया सब ने। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि रहमान सर के यहाँ से कॉल आया, तो शादाब भाई के पास कॉल आया, फयाज़ भाई जो उनको मैनेज करता है, तो फयाज़ भाई का कॉल आया कि रहमान सर चाहते हैं कि आप उनके लिए कुछ, आपको सोच करके उन्होंने कुछ बनाया है, वो आपको गाना है। हाँ वो आपको गाना है। तो जाहिर सी बात है, रहमान सर के यहाँ से कॉल आना तो मतलब बहुत बड़ी बात होगी। आज भी इंडस्ट्री के जो बड़े दिग्गज लोग हैं वो भी मतलब
बिल्कुल वो भी चाहते हैं कि हम रहमान सर के साथ काम करें। बिल्कुल सही बात। तो हमारी तो अभी शुरुआत है और ऊपर वाले ने चाहा बहुत आगे करेंगे। तो रहमान सर के यहाँ से कॉल आया तो हम लोग बड़े एक्साइटेड थे, बहुत खुश थे। तो शादाब भाई ने मुझे बोला कि यार चेन्नई जाना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है चलते हैं भाई, रहमान सर ने बुलाया तो फिर चेन्नई गया। फिर हम कहीं भी जाएंगे उनके लिए, क्योंकि लेजेंड है और इतना अच्छा काम किया है, इतना रूहानी काम किया, और माशाल्लाह उनका नेचर और उनकी इबादत। उससे पहले आप रहमान साहब से कभी मिले नहीं थे? नहीं, फर्स्ट टाइम आप जा रहे हैं? ओके। तो हम लोग पहुँच गए वहाँ पे। हम लोग वहाँ पे पहुँच गए तो हम लोग वहाँ पे स्टूडियो में हमें पहले हम लोग होटल गए, हम लोगों ने लंच किया। तो फिर वहाँ से कॉल आया फयाज़ भाई का कि आप आ जाओ डबिंग शुरू करते हैं। तो हम लोग आपस में बात कर रहे हैं। मैंने कहा यार भाई, शादाब भाई बोलने लगे, मैं उनको बोलने लगा, मैं भाई अच्छे से, मैंने कहा हम लोग ड्रेस वगैरह कर लेते हैं। मैंने कहा रहमान सर रहेंगे वहाँ पे, और मैंने कहा हम लोग फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं रहमान सर से। बोले हाँ यार सही कह रहा है। हम लोग गए, हम लोग स्टूडियो में देख रहे हैं यार, हम देख रहे हैं अब आएंगे रहमान सर, अब आएंगे शायद, अब आएंगे। तो वो रिकॉर्ड इसको पूछ लिया हमने कि यार क्या सीन है भाई रहमान साहब से। बोले सर नहीं रहते हैं रिकॉर्डिंग में। अच्छा, वो रिकॉर्डिंग में रहते ही नहीं है? बोले वो नहीं रहता है, बोले हम लोग ही कराता है रिकॉर्डिंग। बोले जब फाइनल हो जाता है, जब गाना बोले फाइनल होता है तब वो सुनने के लिए आता है। अच्छा, तो मेरे ख्याल से शायद इसकी वजह ये रही होगी, मैं जितना समझ पा रहा हूँ, क्योंकि मैं बड़े लीजेंड्स को अगर गौर से देखता हूँ तो ये बात पाता हूँ, शायद ए आर रहमान साहब ऐसा सोचते होंगे कि अगर मैं सामने रहूँगा तो सिंगर जो है प्रेशर में आ जाएगा, प्रेशर में आ जाएगा, और जब प्रेशर में आ जाएगा तो वो परफॉर्मेंस जो वो वीक हो जाएगी, वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा जो उससे हमें 100% निकाल। क्या बात है, ये हो सकता है, तो शायद ये हो सकती है उसकी रीजन। मतलब मुझे लगता है कि ए आर रहमान साहब जैसा आदमी जो इतना हम्बल हो कि अपने छोटों से भी मतलब प्यार से मिलता हो, तो मुझे नहीं लगता कि यार रहमान साहब में कोई एटीट्यूड इस तरह का होगा कि नहीं मैं किसी छोटे फिंगर से नहीं वो शायद इसलिए नहीं आते होंगे। जी नहीं, वो रहमान सिंगर प्रेशर में ना आ जाए। जी हाँ हो सकता है, ये है, ये आपने अच्छा। तो फिर आपने उसको गाया, फिर वहाँ उनका वो हम लोगों ने रिकॉर्डिंग वगैरह की, और नेक्स्ट डे हमारी रिकॉर्डिंग फिनिश होने वाली थी, और हमारी फ्लाइट थी 9 बजे की, और 6 बज रहे थे वो टाइम पे, और हमें 1 घंटे बाद निकलना था। तो हमने कहा यार अब तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता कि रहमान सर से हमारी मीटिंग होगी, लेकिन चलो ये भी बड़ी बात थी कि हम लोग उनके लिए गा रहे हैं, जाहिर सी बात है वो सुनेंगे। हम लोगों ने अपना गाना फिनिश किया, इतनी देर में एक बंदा आता है और वो बोलता है कि रहमान सर कॉलिंग। मैंने कहा, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा मतलब नहीं। बोले रहमान सर आपसे मिलना चाहते हैं। वाह जबरदस्त। हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए। मैंने कहा ये तो कमाल हो गया, एक्साइटेड। मतलब ये 11 लाख जीतने से ज़्यादा बड़ी खुशी आपको? बहुत बड़ी खुशी थी। और हम लोग फिर दोनों गए, रहमान सर खड़े थे वहाँ पे, रहमान सर के साथ बैठे हम लोग। अच्छा, 10-15 मिनट तक हम लोग बैठे, रहमान सर वेरी गुड शाबाशी दी, उन्होंने शाबाशी दी, हो गया डन। मैंने कहा जी हो गया है, बोले वेरी गुड। अच्छा, वो गाना रिलीज हो चुका है जो अभी रिलीज नहीं हुआ, होने वाला है इंशाल्लाह। तो मैं उसको जाहिर है कि उसको पूछ भी नहीं। फिर हमने वो कौन सा? फिर हमने साथ में पिक्चर वगैरह लिए, तो वो बहुत खुश थे। फिर उन्होंने बोला कि चलो मैं निकलता हूँ, और बोले मैं तो आपको मुबारकबाद। तो वहाँ पे लोगों ने ये बताया कि हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि रहमान सर ने किसी को ऐसे बुलाया मिलने के लिए खुद से। वे तो बोले सिंगर बोलते हैं कि हम रहमान सर से मिलवा दीजिए एक बार मिलने। बोले फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि वो खुद आए कि उनको बुलाओ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। ये जो जाहिर है कि मेरी दुआ है कि अल्लाह करे कि ये जो रहमान साहब के साथ आपकी रिकॉर्डिंग हुई है ये ब्लॉकबस्टर हो जी, बड़े बड़े अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हो। हालांकि अभी मुझे पता चला कि फिल्म फेयर और दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए आपका एक सॉन्ग तेरे वास्ते है शायद। जी तो तेरे वास्ते जो है वो नॉमिनेट हुआ था। जी। और इसमें एक और कमाल की और ख़ास बात यह है कि तेरे वास्ते में आपके भाई शादाब फरीदी भी हैं। जी डेफिनेटली उन्होंने भी साथ में इसको गाया है। जी। तो तेरे वास्ते को गुनगुना देंगे तो मैं समझता हूँ अच्छा हो जाएगा हमारे व्यूअर्स के लिए। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। तेरे वास्ते फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे संग बांध लाऊंगा। चांद तारों से कहो अभी ठहरे जरा, चांद तारों से कहो कि अभी ठहरे जरा।
पहले इश्क लड़ा लो उसके बाद ना वाह, पहले इश्क लड़ा लो उसके बाद लाऊंगा। क्या करना। अच्छा अंतमश, मैं अब फिल्म इंडस्ट्री से बाहर निकल रहा हूँ जी 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव हुआ था। मुझे याद आ रहा है कि हम, मेरे शायर दोस्त हैं, मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, मेरे भाई जैसे हैं, ये बिलाल सहारनपुरी। बिलाल सहारनपुरी, जाहिर है कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बिलाल सहारनपुरी की इस सलाहियत को जानती पहचानती है, तो बहुत सारे उनके बड़े गाने बड़े मशहूर हुए, उनके गीत बड़े मशहूर। जी तो उन दिनों एक गीत रातों रात ऐसा हुआ कि ऐसा कमाल हो गया कि बिलाल सहारनपुरी का लिखा हुआ वो गीत कि जनता पुकारती है अखिलेश आइए, जी ये गीत जितने कमाल से लिखा गया था, इसको उतने ही कमाल से गाया गया। जी और इसमें दो लोगों की जब रूहानियत शामिल हुई, बिलाल के लफ्जों की जो तरतीब थी और जो लफ्जों को जिस तरह से मोतियों की तरह पिरोया गया था, जी और इसमें रूहानियत की पूरी चाशनी के साथ जैसे दिल लगा के इसको गाया गया था, जी ये कमाल था। और ये जो कॉम्बो बना, इस कॉम्बो ने इस गाने को, मैं समझता हूँ चंद दिनों में ही पूरे यूपी के छोटे से गांव से लेकर बड़े बड़े शहरों तक जी इस गाने को पॉपुलर बना दिया। जी डेफिनेटली। मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा किसी भी इलेक्शन में मैंने कोई भी सॉन्ग इतना पॉपुलर नहीं देखा। जाहिर सी बात। मैंने खुद बिलाल से पूछा, मैंने कहा यार बिलाल ये आवाज़ किसकी है? मैं तब तक आपसे मिला नहीं था, आपको जानता भी नहीं था मैं, फिर सॉरी टू से, लेकिन जो बात सच्चाई है वो सच्चाई तस्लीम करनी चाहिए। तो मेरी आपसे कोई मुलाकात भी नहीं थी जी। तो मैंने बिलाल से पूछा, बिलाल चूंकि मेरा बहुत प्यारा दोस्त है, तो मैं बिलाल से पूछा, मैंने कहा बिलाल ये आवाज़ किसकी है, सिंगर कौन है जी? तो बिलाल ने मुझे बताया कि ये आपके दादा और आपके वालिद साहब का जिक्र किया और सहारनपुर घराने का जिक्र किया, और ये कहा कि मेरे छोटे भाई की जी, जी, और मेरा बड़ा प्यारा छोटा भाई है। तो ये आपका उनका रिलेशन है जी। तो ये रिलेशन क्या सिर्फ सहारनपुरी होने की वजह से बना, या आपको लगता है कि बिलाल और आपका जो कॉम्बो है वो इसमें आप दोनों की काबिलियत का भी अपना रोल है? जाहिर सी बात है, बिलाल भाई माशाल्लाह बहुत आज की डेट में वो बहुत ही कमाल का काम कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत सलाहियतमंद इंसान हैं और बहुत अच्छे राइटर हैं। मतलब मैंने बहुत काम किया इंडस्ट्री में, बट मैं देखता हूँ ना बिलाल भाई के अंदर जो एक शायर है ना, वो कमाल का आर्टिस्ट है उनके अंदर, और वो कब क्या कर देंगे वो मुझे ऐसा लगता है कि वो बिलाल भाई को भी नहीं पता है। वो पैन उठाएंगे हाथ में और वो क्या करेंगे कब, वो आई डोंट। नहीं साहब, मैं तो आपको, क्योंकि अभी बिलाल भाई से मेरा अभी एक्चुअली मैं बंटी के थ्रू बिलाल भाई से मिला हूँ, क्योंकि वो बंटी के बड़े भाई हैं, तो जाहिर सी बात है मेरे भी बड़े भाई हैं जी, और वो छोटे भाई की तरह प्यार करते हैं। बट मैंने बिलाल भाई को नोटिस किया, अभी एक नज़्म उन्होंने एक गज़ल मुझे दी थी, तो वो गज़ल मैंने, जो हमारी इंडस्ट्री के बड़े बड़े शायर हैं, मैं उनके साथ में बैठा था, तो मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, तो एक बहुत बड़े राइटर हैं हमारी इंडस्ट्री के, तो मैंने, वो आए स्टूडियो में और मैंने वो गज़ल प्ले करी, तो ही इज़ क्राइंग खान, ओहो, हाँ वो रो रहे थे और बोल रहे थे यार ये किसने लिखा है? तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा बिलाल भाई हमारे। बोले यार मतलब क्या सोच है इस बंदे की यार ये, तो वो रो रहे थे और वो बोल रहे थे कि यार कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट, कैसे कैसे आर्टिस्ट हमारे इस छुपे हुए हैं। सही बात। तो फिर मैंने उनको बताया, अरे मैं आपको एक बड़ी बात बताने जा, तो मैंने कहा सामने आना भी नहीं जाते, बिलाल मैंने कहा पर्दे की भी चीज़ें काम करना चाहते हैं। बिलाल सहारनपुरी का जिक्र आया तो मैं एक बात आपको बताता हूँ। जब ये गीत आया था, जनता पुकारती है अखिलेश आइए, तो लोगों को तो ये लग रहा था कि ये समाजवादी पार्टी का एक प्रचार गीत है, जो हर चुनाव में प्रचार गीत होता है। एक बड़े शायर का, हिंदुस्तान के एक बड़े शायर का मेरे पास फ़ोन आया, उससे कहा नदीम साहब, बिलाल से तो मेरी बात शायद इतनी जल्दी नहीं हो पाएगी, और इसलिए नहीं हो पाएगी कि मेरे पास उनका नंबर नहीं है, आप मुझे नंबर दीजिए, मैं उनको एक बात के लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ। तो मैंने कहा साहब क्या वजह है, वो किस बात की मुबारकबाद देंगे? बोले यार पॉलिटिकल सॉन्ग में, यानी सियासी गीत लिखते वक्त कोई शायर जो है अपने फ़न के साथ इतना ईमानदार हो सकता है और इतना
कमाल का लिख सकता है। तो उन्होंने मुझे एक मिसरा याद दिलाया उस गीत का, आपने गाया तो आपको याद होगा, शामे अवध उदास है रंगी बनाइए। हाँ जी, बोले ये जो गीत में जो ये जो मिसरा डाला गया है, ये मिसरा जो है वो किसी सियासी गीत लिखने वाले शायर का नहीं हो सकता। ये तो मतलब एक बड़ा कमाल का दिल से लिखा हुआ मिसरा है। तो मुझे लगा कि ये वाकई बिलाल ने कुछ काम किया। तो यकीन जानिए मैंने फिर पूरी तवज्जो से उसको फिर सुना, तो मैंने फिर बिलाल को बहुत इसके लिए मुबारकबाद दी, और अल्लाह करे कि आपका ये साथ और आपका ये काम इसी तरह से कामयाबी की तरफ आगे बढ़ता रहे। आप मुझे ये बताइए, आपको बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लोग हैं, आप उनके प्रोग्रामों में जाते हैं, आप उनके कंसर्ट्स में जाते हैं, बड़े बड़े शोज़ में जाते हैं, जो अलग अलग पार्टियों से जुड़े हुए हैं, अलग अलग उनकी आइडियोलॉजी है, पार्टियां अलग अलग हो सकती है, आर्टिस्ट की अपनी कोई पार्टी नहीं होती है। डेफिनेटली। तो जाहिर है कि आर्टिस्ट को तो जो काम देगा वो उसके लिए काम करेगा। ओके जी जी लेकिन अगर किसी सियासी पार्टी से आपको ये ऑफर मिले जी, कि साहब आप हमारा टिकट ले लीजिए और चुनाव लड़िए, जैसे अब तो टिकट किसी भी आर्ट कोई अगर ज़रा सा भी उसके साथ शोहरत है, अभी कितने लोग इंडस्ट्री के जो कोई सांसद बन के कहीं से कोई कहीं से, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, तो लोग ऐसे बन जाते हैं। आपको अगर कोई ऑफर मिले तो चुनाव लड़ेंगे? सर देखिए क्या है ना, मेरा जो रिलेशन है ऊपर वाले का करम है, सबसे बहुत अच्छा है और सभी लोग प्यार करते हैं, और हम आर्टिस्ट हैं तो जाहिर सी बात है हमें तो हर पार्टी अपना भरपूर प्यार देती है, और हम भी हर पार्टी के साथ खड़े हैं एज ए आर्टिस्ट हम किसी के लिए। और अगर कोई हमें इनवाइट करता है तो हम उनका कबूल करते हैं, उनका मतलब इनविटेशंस। बट अभी रिसेंटली मैं नाम नहीं लूँगा, मुझे अभी लोकसभा इलेक्शन में मुझे बोला गया कि आप लड़ो इलेक्शन। बट अच्छा, किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से ऑफर आया? जी ऑफर आया था, बट मैंने मना कर दिया, क्योंकि सर सियासत तो है ही नहीं, मतलब वो ना आती है, ना कभी करी है और ना कभी करना है। नेता का नाम नहीं बताया गया तो क्या पार्टी का नाम नहीं बताना? नहीं, नहीं मैं कुछ नहीं बताऊंगा सर। चलिए मत बताइए सर। हम बिल्कुल, हमें इन सब चीज़ों से मैं बहुत दूर हूँ, और होना भी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है इंटरेस्ट आपका है यार, सब तुम्हें नहीं इंटरेस्ट है बिल्कुल भी, और यही है कि बस ऊपर वाले ने जिस लाइन में हम हैं, जो काम हम अभी कर रहे हैं, उसमें ऊपर वाले ने हमें बहुत खुश रखा है, और हम लोगों के दिलों तक पहुंच रहे हैं अपनी आवाज़ के ज़रिए से। और मैं चाहता हूँ यही मैं ऐसे ही लोगों को अपना बना। अच्छा साहब, आप कामयाब सिंगर इंडस्ट्री के इन दिनों है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि इस किशोर कुमार की तरह आप शादी करेंगे या लता मंगेशकर की तरह नहीं करेंगे? ये बड़ा ट्रिकी सा सवाल है और सादा सा जवाब। सर ऑफ कोर्स शादी तो करनी है। जी डेफिनेटली। तो वो जो सहारनपुर में छोड़ के आए हैं उधर कहीं देखेंगे या अपना फैसला देख? सहारनपुर में तो कोई भी नहीं है अभी। तो वो जो खालसा कॉलेज में ऑटोग्राफ ले रहे नहीं वो सब पीछे छूट गया है सर। सबकी हो चुकी शादी? अभी सबकी शादी हो गई होगी, बच्चे भी हो गए होंगे। क्या तो बहुत छूट गया सर एक्चुअली। ओके, कोई बात नहीं। तो अब मैं आखिरी सवाल की तरफ जा रहा हूँ, मतलब सर बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा हूँ। बस आप रैपिड फायर करते हैं, 2-3 सवाल जल्दी में रैपिड फायर के तौर पे जल्दी 2-3 सवाल पूछूंगा। अगर आप सिंगर नहीं होते तो क्या होते? सर अगर मैं सिंगर ना होता ना, तो फिर मैं ये सोच के भी डरता हूँ कि यार मैं क्या बनता फिर, क्योंकि सिंगिंग इज़ माई पैशन। मतलब ये मेरा देखा जाए तो मतलब मैं ये पागलपन का हो, जुनून का हो, मतलब सिंगिंग के लिए मैं सोचता भी हूँ ना, तो मैं फिर हो सकता है मैं क्रिकेटर बन जाता, क्योंकि मेरा क्रिकेट अच्छा था। बट सिंगिंग माय फर्स्ट प्रायोरिटी। मतलब सिंगिंग से मुझे अभी मैं सोचता हूँ स्टेज शोज ये वो सब। हाँ, तो आपके पसंदीदा कोई 3 या 5 म्यूजिक कंपोजर्स? रहमान सर, ओके, तमदा, ओके, सुनील सेन, 3, तनिष्क, 4, मिथुन, 5। जी। आपके पसंदीदा जिनसे आप बेपनाह प्यार भी करते थे और जो आपकी नज़र में अच्छे सिंगर भी है, 2 मेल सिंगर्स? अरिजीत सिंह, सोनू निगम। ये आपके 2 पसंदीदा
मेल सिंगर्स हैं और दो आप बहुत प्यार करते हैं। दोनों बहुत प्यार कर, आप दोनों से बहुत प्यार करते हैं, वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं, जी है ना? दो आपके पसंदीदा फीमेल सिंगर्स, श्रेया, श्रेया घोषाल, लता मंगेशकर। लता मंगेशकर। अगला सवाल है, सलमान अली और मोहम्मद दानिश, इन दोनों में आपकी नज़र में अच्छा सिंगर कौन? देखिए दोनों ही अच्छे हैं और दोनों ही मेरे अच्छे। दानिश तो मेरा भाई है, मेरा कज़न है, और सलमान भी मेरा अच्छा दोस्त है। तो मेरी नज़र में दोनों ही बढ़िया हैं, दोनों अच्छे हैं अच्छा, और दोनों में अच्छे इंसान भी हैं। इन दोनों को चुनना चाहते हैं? दोनों को चुन लेते हैं, बट दानिश इज़ द बेस्ट। दानिश अच्छा है। जी दानिश। अच्छा, दोनों में वर्सेटाइल ज्यादा कौन है? दानिश दानिश ज्यादा वर्सेटाइल है। दानिश हर गाना गा सकता है। ओके, सलमान जो है सलमान थोड़ा सूफी म्यूजिक की तरफ ज्यादा है, राइट। लेकिन दानिश वर्सेटाइल ज्यादा है। Versatile। दानिश क्या वर्सेटिलिटी है। जी जी। ओके, तो अगर आपको मौका मिले तो क्या किसी बड़े कंपोजर के साथ आपका कोई प्रोजेक्ट चल रहा है जी और उसमें किसी फीमेल सिंगर पे, किसी बड़ी फीमेल सिंगर के साथ आपको डुएट गाने का मौका मिले? मैंने अभी डंकी में श्रेया जी के साथ गाया है। अच्छा, मैं तेरा रास्ता देखूंगा। डक्की में गाया है वो गाना? ओके, तो ऑलरेडी मेरी फेवरेट सिंगर है श्रेया घोषाल जी, और बहुत अच्छी दोस्ती भी है उनके साथ। अच्छा, आपने अपने बारे में तो बता दिया, आपका तो अभी आपने शादी की नहीं और आगे इरादा है, लेकिन कब करेंगे ये अभी तय नहीं है। जी शादा फरीदी साहब ने शादी की? जी हो गई उनकी शादी। कितना टाइम हो गया? उनकी शादी को 10 साल हो गए। अच्छा, बच्चे होंगे? जी बच्चे हैं? 3 बेटे हैं। 3 बेटे हैं, माशाल्लाह। इसका मतलब जो है सहारनपुर घराने की चौथी पीढ़ी इस वक्त जो है वो मैदान में आज तरबियत हासिल कर रही है, खा चुके। ओके, बहुत अच्छा। जी तो आप आखिरी एक सवाल, ये जो इस वक्त पूरे मुल्क में, मैं ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि मैं हर आर्टिस्ट से ये सवाल पूछता हूँ, क्योंकि हम आर्टिस्ट लोग जो है ना, जैसे हम लोग शायर हैं, आप सिंगर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, हम लोग जब माहौल जो है वो बहुत जहरीला बना दिया जाता है मुल्क का, जी, तो हम लोग अंदर अंदर ना बहुत उससे परेशान होने लगता है कि यार ये किस तरह का माहौल हमारे मुल्क का बन गया। ये इतना अच्छा माहौल था, ये इतना अच्छा वो था कि हम ईद और होली और ईद और दिवाली और ये सब त्योहार मिलजुल के मनाते थे, एक दूसरे की खुशियों में शरीक होते थे, है ना? तो हमारे मुल्क में जब आपको लगता है कि ये जो नफरतों का माहौल बन जाता है या बनाया जाता है या सियासी तौर पर इस तरह के माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, ये आपको परेशान करता है? देखिए सर, जिस माहौल में अभी हम लोग हैं, हम लोग इंडस्ट्री का जो माहौल है, मुझे ऐसा लगता है वहाँ पे ये सब चीज़ें वहाँ पे इम्पोर्टेंट नहीं है, और इन सब चीज़ों को कोई मानता भी नहीं है। नहीं, वहाँ नहीं है। हाँ, वहाँ नहीं है, ऑब्वियसली वहाँ नहीं है, लेकिन क्योंकि आज भी हम लोग, हमारा फ्रेंड सर्कल, हम लोग आपस में एकदम मिलजुल के, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं। अच्छा, आपका कोई बहुत प्यारा, बहुत करीबी, बहुत पसंदीदा हिंदू दोस्त कोई एक नाम लेना चाहेंगे? मेरा देवा में दोस्त बहुत सारे हैं। देवा में विवेक हैं, अच्छा, और राहुल हैं, और अंकित हैं, सब अमित भाई हैं, प्राज भाई हैं, सब सर्कल वही है। कोई बड़ा कंसर्ट कहीं किसी मुल्क में होना है जी, तो वो कौन सा मुल्क होगा जहां आप जाना चाहेंगे? लंदन, लंदन, यस। वो कौन सा देश होगा जहां आप जाना नहीं चाहेंगे? इजराइल। इजराइल नहीं जाना चाहेंगे? ओके, वहाँ तो शायद मैं समझता हूँ कि इस कोई नहीं आएगा, अभी तो माहौल अलग। तो हालात ही वो दूसरी तरह के हैं, और दूसरे वहाँ शायद लैंग्वेज प्रॉब्लम या वहाँ आते भी हैं या नहीं होते, इस तरह के कंसर्ट कुछ कहा नहीं जा सकता। ठीक है, एक मैं आपसे जो कहने जा रहा हूँ अब वो ये कि सुखन्नान की जो पेशकश है सितारे हिंद, जी, इसमें हम अपने चाहने वालों को उनके पसंदीदा सितारों से मिलाते हैं, उनके पसंदीदा स्टार्स जो हैं जिनको वो पसंद करते हैं, जिनको रात दिन उनकी वीडियोस देखते हैं, उनको पसंद करते हैं, उनके बारे में दुआएं करते हैं, जी, और उनके बारे में, उनकी कामयाबियों के लिए हमेशा दुआएं करते रहते हैं। ऐसे लोगों को हम उनके पसंदीदा स्टार्स से मिलवाते हैं। जी, आज आपके साथ जो बातचीत हुई है ये भी जाहिर है कि आपके चाहने वालों तक पहुंचेगी।
तो आप अपने चाहने वालों को और सुखनदान के व्यूअर्स को आज के इस प्रोग्राम के आखिर में कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप ऐसे ही मुझे अपना प्यार देते रहें, और आज मैं जो कुछ भी हूँ, खैर अभी बहुत आगे जाना है, और मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी ऑडियंस की बदौलत आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, और ऐसे ही आप सपोर्ट करते रहिए। सितारा हिंद जो कि बहुत ही प्यारा शो है, ऐसे ही आप अपना सपोर्ट हमें देते रहें। और हमारे नदीम भाई, नदीम फ़ारूक जी हैं, मैं फ़र्स्ट टाइम मिला हूँ भाई, बट बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को आपसे मिला है मुझे, तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। आखिर में एक बार वादा और दोहरा दीजिए अपनी ज़बान में कि जब भी ऐसा मौका आएगा हम अपनी व्यूअर्स में से जब सिलेक्शन कर लेंगे, डेफिनेटली आप लखनऊ में डिनर के लिए टाइम देंगे। डेफिनेटली आप लोग मैसेज आप मेल कीजिए, जो भी है हाँ, अच्छे से आप लोग वीडियो पे मैसेज कर रहे हैं, बनाइए, कमेंट भेजें, तो हम लोग ज़रूर डिनर या लंच जो भी होगा मैं डेफिनेटली आऊँगा, आप लोगों के साथ टाइम स्पेंड करूँगा। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। आखिर करते हैं आपके 2 गुनगुनाती हुई लाइनों के साथ सुखनदान की ये खूबसूरत पेशकश को आखिर करते हैं, और आखिर में एक बार फिर हम सुनते हैं सिर्फ 2 लाइनें किसी बहुत पॉपुलर, बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत गीत की। अल्तमश फरीदी। वे कमलिया, वे कमलिया, वे कमलिया मेरे दादा दिल, जिस चाह तूने सच में कितना चाह, कभी अपना भी तूने ले। वाह 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 वाह। इतनी सी बेखुद गर्जी तुझ में ना हो, कभी इश्क निभा पाएगा तो बेइंतहा उसे यार दी। वाह बापड़ ले मेरी कमले मेरे दादा ने दिन। वाह वाह वाह। बहुत मच, मतलब बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्तमश फरीदी साहब के साथ ये हमारा खूबसूरत प्रोग्राम आपको कैसा लगा? अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, और अल्तमश के किस जवाब ने आपको दिल के अंदर गहराई में कहीं जाकर छुआ, आपको कौन सा जवाब बहुत प्यारा लगा, उसके बारे में खुलकर लिखिए। आपके अच्छे कमेंट्स का हम इंतजार करेंगे, और आपके अच्छे कमेंट्स ही ये तय करेंगे कि अल्तमश फरीदी के साथ होने वाले उस खूबसूरत डिनर के प्रोग्राम में आप अल्तमश फरीदी के साथ होंगे या नहीं होंगे। तो आपके खूबसूरत कमेंट्स का इंतजार हमें रहेगा। हमारी टीम जैसे ही आपके कमेंट को सिलेक्ट करेगी, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, और बहुत जल्द हमारी टीम आपको ये बताएगी कि कब आप अल्तमश फरीदी के साथ लंच या डिनर की टेबल पर उनके इतने ही करीब बैठेंगे जितना करीब इस वक्त मैं हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। थैंक यू।